बातचीत भी बहुत करते हैं। ये प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ से शुरू हुआ है और उनको वो विक्ट्री साइन बनाकर प्रधानमंत्री एक स्वीट हाउस भी पीछे नजर आ रहा था, मिठाई की बात कर रहे थे पीछे में, तो ये मिठास भी घुलती नजर आ रही है तस्वीरों के माध्यम से, समझता करना मैंने सुन लिया होगा। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं अशोक जी, निश्चित तौर से ये दिखाई पड़ रहा है। और अभी तक हमने जितने भी चुनावी रोड शो देखे प्रधानमंत्री के, तो जिस शहर में वो रोड शो करते हैं वहाँ का जो संबंधित सीट का जो प्रत्याशी होता है बीजेपी का, वो उनके साथ मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पे भी है, तो अपने आप में उनकी दोहरी पहचान के तौर पे वहाँ मौजूद है, एक प्रत्याशी के तौर पर भी और एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी, क्योंकि वो जन समर्थन जन जन का प्यार पाने के लिए और मोदी का परिवार का जो बैनर दिखाई पड़ रहा है, उस परिवार की आत्मीयता के साथ आगे बढ़ने के लिए वो समर्थन को हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। और लगभग 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो, जिसकी लंका चौक से शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और उसके बाद से ये इस रोड शो की जस्ट अभी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री के इस विशेष वाहन के आगे अगर बात की जाए तो सैकड़ों महिलाओं का वो दल है जो भाजपा के झंडे के रंग से मिलती जुलती या कहा जाए भगवा कलर की साड़ी पहने हुए हैं, सर पे भगवा साफा भी उन्होंने लगाया हुआ है। उत्साह उनके साथ है और उनके हाथ में एक समर्थन को लेकर एक तरीके से बैनर पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के एक तरीके से रोड शो की शुरुआत करने से एक उत्साह एक नए स्तर पे पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, और उत्तर प्रदेश में इस बात का जिक्र लगातार होता जो आपने कहा होगी कि डबल इंजन की सरकार या फिर मोदी योगी की जोड़ी, क्योंकि बहुत कुछ 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और 10 वर्षों के लिहाज से देखा जाए तो बदला है और जमीन पे बदलाव, शायद इसीलिए सबकी चर्चा भी होती है। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री देश के ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। और ये जोड़ी अपने आप में जो उत्तर प्रदेश में जो है बहुत एक सशक्त जोड़ी कह सकते हैं। और यहाँ पर जैसा हम बता रहे हैं मंत्रोच्चार चल रहा है, महिलाएं जो हैं यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं मंत्रोच्चार कर रही हैं और प्रधानमंत्री का एक काफिला जो है शुरू हो गया है। इस तरह के रोड शो जो है, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री अब तक जब रोड शो करते हैं कहीं भी उन्होंने इन चुनाव में रोड शो किया है तो उनके साथ लोकल प्रत्याशी जो हैं ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही उम्मीदवार हैं, खुद ही प्रत्याशी हैं, इसलिए वो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। और ये 5 किलोमीटर का सफ़र है, 100 से ज़्यादा पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसको हम बार बार बता रहे हैं। आगे महिलाओं का जत्था चल रहा है, महिलाएं चल रही हैं, मातृशक्ति जो है वो चल रही हैं। और महिलाओं की का वोट जो है हमेशा, आप जितने चुनाव हुए हैं उनमें एक बड़ी बात है ये यहाँ पर आरती, जिस तरह से गंगा आरती होती है उसी तरह से यहाँ पर जो है एक पॉइंट है जहाँ पर लोग आरती कर रहे हैं। दीपोत्सव जो है इस तरह से दीपों की आरती कर रहे हैं। ये इस तरह के कई अलग अलग दृश्य आपको देखने को मिलेंगे काशी में, बनारस में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है। हुजूम देखिए आप, ये दूर दूर तक आपको सिर्फ नरमुंड दिखाई देंगे और दूर दूर तक जो है आपको लोगों के भगवा दिखाई देगा, लोग दिखाई देंगे। और इस तरह से पूरा वाराणसी ऐसा लगेगा। कुछ देर में आप देखेंगे जब ये देखिए लोग सड़कों पर चढ़े हैं अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए। कोई टैंकी के पास जाकर खड़ा हुआ है, कोई छत पर खड़ा है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब खड़े हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री अक्सर वहाँ जाते हैं, कई बार वहाँ जाते हैं, लेकिन जितनी बार जाते हैं उतनी बार उनको वहाँ प्यार मिलता है, उतनी बार उनको दुलार मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि वाराणसी ने, काशी ने उन्हें जो प्यार दिया है, उन्हें जो दुलार दिया है, उसको वो कैसे लौटाएंगे, ये उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती है। शंखनाद अशोक जी सुनाई पड़ रहा है और जो गंगा आरती का विहंगम दृश्य होता है उसका भी प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। और ये दिखाता है कि काशी की पहचान माँ गंगा की आरती के साथ में एक नए स्तर तक पहुंची है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से घाटों की साफ सफाई की, और 2014 की वो तस्वीर हम सब नहीं भूल सकते जब खुद झाड़ू लेकर प्रधानमंत्री ने उस साफ सफाई के अभियान की शुरुआत की थी। और 2014 की उस साफ सफाई के अभियान के बाद से 2024 तक कैसी एक नई काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी का एक निर्माण हुआ है और एक नई पहचान के साथ में आज दुनिया के सामने मौजूद है। तो बहुत कुछ उनके पास जाता है। और ये एक और मंच, जिन 100 ऐसे मंच का हम जिक्र कर रहे थे जहाँ पर अलग अलग राज्यों की या उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की जो विविध पहचान है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें लोक नृत्य भी हैं, लोग वाद्य यंत्रों के साथ में वहाँ मौजूद है, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली, मारवाड़ी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय राज्यों के तमाम ऐसे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोग, या कहा जाए अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों के मंच तैयार हैं जहाँ पर वो अपनी खुद की मूल पहचान के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन मूल में सब वही है जहाँ पे भारतीय परंपरा, दर्शन शास्त्र और वो एक भारतीय विरासत की पहचान कहीं सबसे केंद्र में बनी हुई है। प्रधानमंत्री भी सभी और सबका अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन नारायण, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री का वो 2014 के दृश्य की आपने बात की जब झाड़ू लेकर आए थे, झाड़ू भी के साथ साथ उन्होंने फावड़ा भी उठा लिया था, क्योंकि वहाँ पर इतनी मिट्टी थी, इतना वहाँ पर जो है कचरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज तक याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो फावड़ा उठाया और जब उन्होंने फावड़े से वो जो मिट्टी थी उसकी कटाई शुरू करी तो वहाँ जितने लोग मौजूद थे फिर सब ने जो है सबके सब मैदान में उतर गए
और देखते ही देखते वो वहाँ पर जगह साफ होगी। आनंद, जो लोग कहते हैं स्वच्छता की बात करते हैं, मैंने क्योंकि वाराणसी को बहुत बचपन से देखा है, वहाँ के घाट ऐसे थे कि आप पैर नहीं रख सकते थे, इतनी गंदगी होती थी। लेकिन अगर आज आप बनारस के काशी के घाटों पर चले जाएं तो आपको वहाँ पर एक अलग ही तरह का नज़ारा दिखेगा। ये देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं कितनी बड़ी तादाद में दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ खड़े हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। जो मंच बने थे उन मंच पर लोग चढ़ गए हैं, क्योंकि सबको एक झलक पानी है प्रधानमंत्री की। अब देखिए, लोग अपने बच्चों को लेकर आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, ये एक नज़र जो है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक हो पा ले, इस तरह से ये पूरा का पूरा दृश्य आपको वहाँ दिखाई देगा। तो ये इससे पहले जो मंच था उस पर बहुत संख्या में डमरू बजाने का भी, क्योंकि भगवान शिव की नगरी में त्रिशूल उनकी पहचान है, तो उस पर बना हुआ डमरू भी पहचान है। और किस प्रकार से डमरू दल का घोष होता है वो भी अपने आप में काशी की एक अलग पहचान है। और उस डमरू घोष की पहचान के साथ में एक मंच सजा था जहाँ पे अपने आप में बड़े से आकार के डमरू का वादन हो रहा था। और ये भी काशी को एक नई पहचान देता है, लेकिन उसकी विरासत, उसकी जो पारंपरिक एक समृद्ध एक उसका इतिहास है, उसको भी प्रदर्शित करता है। तो निश्चित तौर से चाहे गंगा आरती के दृश्य को पुनः प्रदर्शित करना हो, डमरू के जय घोष को दिखाना हो, या फिर शंखनाद के माध्यम से उस तरीके से आगे बढ़ना जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाई पड़ रही, क्योंकि जो 100 से ज्यादा पॉइंट्स हैं उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान तो दिखाई पड़ रही है। और ये भी अपने आप में अग्रसेन युवा मंच सुस्वागतम, यानी समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से भी वो स्वागत दिखाई पड़ा। मुंशी प्रेमचंद की भी एक फोटो दिखाई पड़ी थी यहाँ। हाँ, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का रिश्ता भी काशी से ही है। वो काशी में ही जन्म उनका हुआ था, मुंशी प्रेमचंद का। और इसी तरह से जो है जो जितने काशी की जो महान विभूतियां हैं, ये बताया गया है, हम देखेंगे भी चित्र में, वो तमाम उस रास्ते में काशी जो है वो उन महान विभूतियों के चित्र लगाए गए हैं, जिनमें हमने कहा कि अभी हमने मुंशी प्रेमचंद का देखा, जिनकी कहानी काशी का कोतवाल बहुत लोकप्रिय हुई। इस तरह से उन्होंने और इसके अलावा वहाँ पर जो है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, वो भी काशी के थे। इसी तरह से काशी नरेश, पंडित मदन मोहन मालवीय, बिस्मिल्लाह खां की मैंने बात करी। इस तरह से तमाम लोग जो हैं, पंडित किशन महाराज, तुलसीदास, कबीरदास, संत रविदास, ये सब जो हैं काशी की महान विभूतियों का कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई देगा। देखिए, महिलाएं जो है त्रिशूल लेकर, बाबा विश्वनाथ का जो त्रिशूल है उनका, वो त्रिशूल लेकर भी खड़ी हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और आज के स्वागत में जो जानकारी मिली है, संभवतः तस्वीरों से भी बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे, संत समाज के लोग बड़ी संख्या में न सिर्फ काशी से बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों से भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, चाहे वो प्रयागराज हो या फिर अयोध्या हो, अन्य स्थानों से पहुंचे हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कि संत समाज की ओर से भी प्रधानमंत्री का स्वागत, उनको आशीर्वचन देना, और किन्नर समाज की ओर से भी प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने की जानकारी लगातार आई है। वो तस्वीरें डमरू का जी बिल्कुल, और ये डमरू और ये बच्चे अपने आप में, क्योंकि बच्चे, ये शंखनाद अपने आप में ये दिखाता है काशी अविनाशी है, उसकी पहचान लगातार बनी हुई है। उस पहचान को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको संरक्षित रखते हुए विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन अपने मूल को नहीं छोड़ना है, अपने मूल मिजाज को नहीं छोड़ना, अपनी मूल पहचान को नहीं छोड़ना। और शायद काशी इसीलिए अपनी उन मूल संस्कृतियों को सहेज के आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। इसीलिए शंखनाद भी सुनाई पड़ रहा है, डमरू का जय घोष भी सुनाई पड़ रहा है, तो हमको त्रिशूल भी दिखाई पड़ रहा है, गंगा आरती की वो प्रकृति भी दिखाई पड़ रही है कि कैसे माँ गंगा की आरती होती है। और 14 में तो प्रधानमंत्री ने कहा ही था, 2014 में माँ गंगा ने मुझे बुलाया, और उसके बाद से ऐसा बुलाया है कि लगातार यहीं पे प्रवास भी दिखाई पड़ता है। हर साल ना जाने कितनी बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं। और एक और मंच जहां पे लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने भी उनकी ओर उनके स्वागत को स्वीकार किया। ये बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत चौड़ी सड़कें वहाँ नहीं हैं। वो आप देख रहे होंगे कि आसपास कितने पास में लोग खड़े हैं। और जो है अभी भी ये हम जो देख रहे हैं वो मुझे लग रहा है ये अभी हम लंका चौक के पास से, ये पीछे हुजूम है लोगों का, जहाँ से अभी ये पूरा का पूरा काफिला गुजर रहा है। और 5 किलोमीटर का सफ़र है, और मुझे लगता है कि ये 4 से 5 घंटे तक ये प्रधानमंत्री का ये काफिला जो है कितना समय ले सकता है। ये रोड शो जो है, भव्य दिव्य रोड शो है ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भगवा कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से ये आप देखिए कि डमरू जिसका जिक्र किया जा रहा है, बच्चियाँ देखिए कितनी उत्साहित नजर आ रही हैं। हाँ, एकदम छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो वहाँ पर नृत्य कर रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रमुग्ध होकर देख रही हैं। जो डमरू बज रहा है, प्रधानमंत्री कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहुँचे थे काशी, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए खुद भी जो है डमरू उठाया और डमरू बजाना उन्होंने शुरू कर दिया। बिल्कुल, अपने आप में 5 से 6 किलोमीटर के इस रोड शो में 100 ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां पर भारत के विभिन्न राज्यों की कला संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। तो वहीं काशी की विशेष पहचान लगातार एक बार फिर से पुनः प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी एक पहचान की बात की जाए तो दिखाई पड़ती है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त वाराणसी में मौजूद है, प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे को, रोड शो को कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। शैलेंद्र,
जो कैमरे के माध्यम से सीमित तस्वीरें वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप विहंगम दृश्य को जरा अपने तरीके से बयां कीजिए, जो आप वहां पे देखने के साथ साथ महसूस भी कर पा रहे हैं उस वक्त की फिजा में। इस वक्त गर्मी के बाद भी लोगों का उत्साह उमंग लगातार बना हुआ है, आप कैसे शब्दों में बयां करेंगे शैलेंद्र? बिल्कुल नरेंद्र, हमने 2014 में भी ठीक इसी जगह पर वो रोड शो देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर रोड शो करने आए थे और उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। और आज जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होना है और अब से थोड़ी देर पहले जो आपने तस्वीरें देखी पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शुरू हुआ और उसके बाद हमने देखा कि सड़कों के दोनों तरफ पिछले कई घंटे से न केवल बीजेपी कार्यकर्ता, आम लोग, महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में खड़े हुए थे। हम सब जानते हैं कि वाराणसी में जिस रास्ते से रोड शो हो रहा है, सड़कें अब चौड़ी हो चुकी है और जो घाट वाराणसी के एक प्रसिद्ध है विकास के प्रतीक के तौर पर सामने उभरे हैं और जिस बात को भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार कहती रही है कि विरासत को संजोते हुए हम विकास को आगे ले जा रहे हैं, पहचान को मजबूत करते हुए, उसकी एक पूरी झलक काशी की संस्कृति की, काशी की विरासत की, काशी के वैभव की पूरी झलक आप देख रहे हैं रोड शो में तस्वीरों के जरिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में युवा हैं, महिलाएं हैं और एक तरफ बीएचयू है, आधुनिक शिक्षा का केंद्र है। उसमें हम जानते हैं कि तमाम विषयों की पढ़ाई होती है, तो तमाम वो संस्कृत पढ़ने वाले वेद पाठी छात्र हैं, छात्राएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। इस पूरे 5 किलोमीटर में तकरीबन 100 जगह पर हम देख रहे हैं कि छोटे बड़े मंच बनाए गए हैं जहां काशी की संस्कृति की एक पूरी झलक दिखाई देती है और ये तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल काशी किस तरह से एक विकास मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने है। काशी कैसे बता रहा है कि भारत जो नया बदलता हुआ भारत है वो अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए, उससे पल्लवित सिंचित करते हुए आगे बढ़ रहा है और तस्वीरों की झलक है, ये भारत की झलक है, ये काशी की झलक है जो अपने जड़ों को संजोते हुए आगे बढ़ रहा है, जो दिखा रहा है कि आज काशी में एक बड़े जगह पर आप देखें तो लटकते हुए तार नहीं दिखाई देते, काशी में आप देखें तो चमचमाती हुई लाइट दिखाई देती है। काफी अभी आज मैं बात कर रहा था सुबह तो एक शख्स ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसी लंका गेट के आसपास तमाम इन्वर्टर की दुकानें थी, अब इन्वर्टर की दुकानें बंद है क्योंकि 24 घंटे बिजली आती है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये बदलाव की साक्षी काशी है जो बता रही है कि उत्तर प्रदेश किस तरह से बदला है, किस तरह से उत्तर प्रदेश एक काफी एक उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने है और ये तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए। और यही वजह है कि सिर्फ किसी एक वर्ग के, किसी एक आयु वर्ग के युवा नहीं, केवल युवा नहीं, आप बड़ी संख्या में महिलाएं देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आप बुजुर्ग देख रहे हैं और तमाम हमने उन लोगों से बात की जो 11-12 बजे दिन में ही दोपहर में यहाँ आए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीक से झलक देखना चाहते थे। तमाम लोग जो काशी के आसपास के लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज एक मेला लगा हुआ है, कह सकते हैं कि पूरी काशी आज एक उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। शैलेंद्र, एक चीज ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि 100 से ज्यादा एक प्रकार के मंच बनाने की जानकारी मिली है, उनमें से एक मंच इस वक्त हम देख रहे हैं भगवान राम दरबार संभवतः नजर आ रहा है, उनको यहाँ पे हनुमान जी की वेशभूषा में भी नजर आ रहा है, भगवान राम दरबार नजर आ रहा है। किस प्रकार से ये तमाम तैयारियां आज के रोड शो में की गई है, जरा उसकी भी जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए, दर्शकों के साथ साझा कीजिए शैलेंद्र। देखिए अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी दी गई थी। काशी के जो आम कार्यकर्ता है, काशी के जो सामाजिक संगठन है, केवल बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, केवल बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सामाजिक लोग हैं, जो अलग अलग संगठन है, जो अलग अलग संस्कृति या अलग अलग समूहों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने तैयारी की है। अलग अलग जिस इलाके से रोड शो गुजर रहा है, रविदास जो गेट है, हम बीएचयू लंका गेट के बाद सबसे पहला पड़ाव है। आप वहाँ पर देखें काशी की जो संस्कृति है, काशी में रोजमर्रा में जो कुछ आप देखते हैं कि नृत्य संगीत का जो भाव होता है, जो सुधा बनारस का भाव होता है, जो आप देखते हैं अस्सी घाट पर तमाम अलग अलग रंगमंच के जो लोग हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं कलाकार हैं, वो आपको इस पूरे सड़क पर कई अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगे, अलग अलग मंचों पर दिखाई देंगे। तो दरअसल काशी की संस्कृति की एक झलक दिखाई दे रही है और ये स्वतः स्फूर्त है। हमने लोगों से बात की, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर इस उत्साह में लगे हुए थे कि रोड शो को भव्य से भव्य बनाना है, लेकिन तमाम जगहों पर सामाजिक संगठनों के लोग हैं, स्वतः आए हुए लोग हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपने सुबह देखा कि एक महानुभाव थे जो सुबह से शंख बजा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप सुबह 10 बजे आ गए, शंख बजा रहे हैं। उन्होंने कहा आज वो पूरे दिन शंख बजाकर शंखनाद करना चाहते हैं कि काशी से शंख की निकली हुई ध्वनि पूरे देश और दुनिया को बताए कि बदलता हुआ भारत कैसा है, काशी बदली हुई काशी कैसी है। तो सबको संजोकर, सभी का साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर आगे। तब तक ऐसा डन सैलाब देखा है। आज कोई खास बात आप नोट कर पा रहे हैं क्या? तो जी मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को जितनी बार काशी देखा हूँ, एक नई काशी हमें मिली है और उसमें वो ताजगी भरी हुई वो काशी हमने देखी है। और एक सांसद के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, अगर आप कह सकते हैं कि ये देश में एक सांसद के रूप में रिकॉर्ड होगा कि प्रधानमंत्री
के रूप में अगर आप कह सकते हैं कि ये देश में एक सांसद के रूप में रिकॉर्ड होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों में 50 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किए हैं। और वो संसदीय क्षेत्र के दौरे के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक जो डेवलपमेंट का काम है उसको पर्सनल मॉनिटरिंग से उसको आगे बढ़ाया और तय सीमा पर उसको पूरा करवाया है। ये एक एफेक्शन है, ये एक लगाव है अपने संसदीय क्षेत्र काशी से जो आप उसको देख रहे हैं। लेकिन मैं ये हमारे जितने रिपोर्टर है वो सारी चीजें बता रहे थे, आप भी खुद काशी से हैं और उसके ग्राउंड कनेक्ट आपका है और आप उन चीजों को रख रहे थे। जब आप कह रहे थे कि पीएम ने 2014 में नॉमिनेशन से के पास कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उस समय माँ गंगा ने मुझे बुलाया है कि लोगों ने बड़ा पथी तौर से उसको पीएम के इस वक्तव्य को लिया था। लेकिन अगर आप ये देखें पिछले 10 सालों में तो पीएम के इस माँ गंगा ने बुलाया है कितना महान संकल्प का वो पूरा करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी बढ़े हैं, जिसको आप एक बात कह सकते हैं कि आज का जो दिन है, आप कल जो है वो गंगा का एक दशमीक बोला जाता है उसको कि गंगा जो है उसी समय में अवतरित हुई थी करके ही थी। और वो जिस समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद वहां पे नॉमिनेशन करेंगे तो आप ये देखिए कि गंगा के साथ पीएम का क्या लगाव है। तो इस गंगा को अगर पृथ्वी पर भागीरथ में लाया जैसा कहा जाता है तो वो भागीरथ प्रयास जो मोदी का है वो कमाल का पूरे देश में आप में एक नया सांस्कृतिक उदय चेतना का उदय देखते हैं। तो उसके मूल सूत्र में काफी है जो पीएम ने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। अब मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दूं कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है चाइना, वो लिखती है कि भारत एक अदृश्य दोष से बदले होने के कारण ही संयुक्त भारत है। और ये आज से नहीं है, वो सदियों से है। वो कह रही है कि इस देश के जो आप कहते हैं ना नेशन स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन स्टेट, तो वो कहती है कि इस देश का जो मूल सूत्र है एकता का विविधता में वो एक सिविलाइजेशन स्टेट का है। और वो कहती है कि कोई राजा या सरकार की भूमिका इसमें नहीं है। और इसमें वो कहती है कि इसमें तीर्थ स्थलों का एक बहुत योगदान होता है और उस तीर्थ स्थलों की जो महत्ता है वो भारत को सदियों से एक सूत्र में बांधा है। तो विदेशी आकर मानकारी को आप जब देखते हैं, चाहे या काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर का ही आपने देखिए उस समय में कैसे उजाड़ा गया था, क्या तोड़ा गया था। इसी तरह हमारे जितने प्रमुख तीर्थ स्थल है वहाँ के जो सांस्कृतिक केंद्र है वो एक तरह से सांस्कृतिक एकता की जोड़ थी जिसको एक काटने की कोशिश की गई थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है तो शायद उस जोड़ को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने जब ये सांस्कृतिक चेतना पे बात की। और जब आप देखते हैं आज काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर देखते हैं, भव्य कॉरिडोर, राम जन्मभूमि का वो भव्य आयोजन और भव्य मंदिर देखते हैं, तो ये अदृश्य सूत्र जो है वो भारत को एक नई जोड़ से बांधने का और मजबूत देने की कोशिश है, जिसको आप सांस्कृतिक चेतना और जिसको विकास से विरासत आप कहते हैं। बिल्कुल। और अशोक जी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं एरियल शॉट, यानी ऊपर से लिया हुआ दृश्य, और ये दिखाता है कि संपूर्ण पिक्चर दिखाता है। और इस संपूर्ण तस्वीर में आप जिस बात कह रहे थे ना, जन सैलाब, एक लोगों का समंदर नजर आ रहा है। और यही इतनी बड़ी संख्या जो प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तेमाल करने के लिए, उनके स्वागत के लिए पहुंची हुई है। ये दिखाता है कि बनारस में चुनाव के बीच में ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, ये बहुत कुछ बयां करता है। मेरा भारत मेरा परिवार, और हमने दिखा था हमारा काशी हमारा मोदी का जिक्र भी था। और एक बैनर, बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था चंद्रयान की सफलता को लेकर, क्योंकि भगवान शिव की नगरी है और शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। और चंद्रयान की सफलता कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए सुशोभित करने वाली। किस तरह से आप देखते हैं अशोक जी पूरी चीज़ों? आप देखिए, मैं तो ये देखकर हैरान हूँ। देखिए आप अगर देखिए, हम लोग जनरली देखते हैं बहुत सारे रोड शो आपने देखे होंगे। जनरली रोड शो में आप एरियल शॉट की बात कर रहे थे ना, तो एरियल शॉट जो है रोड शो में कम दिखाई देते हैं, क्योंकि जब जहाँ नेता होते हैं उनके आसपास तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन आगे पीछे आप जाते हैं तो वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन एरियल शॉट जो दिखता है उससे आपको पता चलता है कि ऐसा नहीं कि नेता के आसपास ही लोग मौजूद हैं, नेता के दूर दूर तक जहाँ तक लोग हैं वहाँ तक आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। ये एरियल शॉट की देखिए, आपको एक जगह नहीं दिख रही होगी जहाँ पर लोग खड़े हो सकें, हर जगह पर लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, सबको हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं। और हर घर मोदी, घर घर मोदी का नारा चला था, वो भी यहाँ पर हमने देखा। और प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं लोग, वाराणसी के लोग। ये जो है इस तरह का इलेक्ट्रीफाइड माहौल है कुल मिलाकर देखेंगे। और आपने ठीक कहा कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र होता है, चंद्रमा होते हैं, और चंद्रयान तक की सरकार ने चंद्रमा तक जो है जीत हासिल किया, चंद्रमा तक भारत पहुंचा है, वहां तक तिरंगा पहुंचा है। तो इसलिए अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ये है। देखिए काशी अग्रवाल समाज, तो ये उसका बोर्ड लगा। और काशी में मैं फिर कह रहा बार बार, काशी में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि एक व्यावसायिक नगरी बन गई है काशी में। जो अब काशी का साड़ी का उद्योग है, और इम्पोर्टेंट बात ये भी है आर्यन, काशी में बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग हैं जी। ये जो पूरा साड़ियों का कारोबार है, इसमें जितने कारीगर हैं
उसमें मैक्सिमम जो है मुस्लिम परिवार हैं और वो सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद रहते हैं, क्योंकि काशी की जो एक पहचान बनी है उससे वहाँ पर जो छोटे छोटे रोजगार थे उनकी भी पहचान बनी है। और वो बनारस की साड़ी, पहले भी कहा जाता था कि बनारसी साड़ी अगर घर में शादी हो तो शादी में जो है कम से कम 5 जोड़ी बनारसी साड़ी जरूर होनी चाहिए, लेकिन आज जो है हर घर में हर महिला के लिए बनारस की साड़ी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और वो बनारस की साड़ी जो एक माना जा रहा था एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वो भी रिवाइव हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से। और ऐसी बनारस की कई सारी कलाएं, जैसे लकड़ी के खिलौने हैं, हम लोग जब छोटे थे जाते थे तो काशी विश्वनाथ गली में जो है लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने मिलते थे, वो खिलौने धीरे धीरे विलुप्त हो गए और वो इको फ्रेंडली खिलौने होते हैं, उसके कारीगर जो है वो लकड़ी को बनाते हैं, उसके ऊपर रंग भरते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि वो लकड़ी के खिलौने जो हैं विदेशी आके वहाँ से खरीदते हैं, तो वो लकड़ी के खिलौने बनाने वालों का जो काम वो भी बढ़ा। तो कुल मिलाकर काशी के लिए ये पिछले 10 साल काशी के लिए बहुत जो है एक समृद्ध होने के, सशक्त होने के, विकसित विरासत से जुड़ने के और साथ साथ विकसित होने के 10 साल रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग इस भाव के साथ स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार बनारस से हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, एक सांसद के तौर पर और एक प्रधानमंत्री आपका सांसद है उस तौर पर 10 वर्षों में एक आम वाराणसी के व्यक्ति के लिए किस प्रकार की एक मन में भाव है, क्योंकि आप लगातार वहां मौजूद हैं, आपने लोगों से बात की और आज का जो इस वक्त का इलेक्ट्रीफाइंग एक माहौल नजर आ रहा है, लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है, जरा उसको शब्दों में बांधने की कोशिश कीजिए शैलेंद्र। तो देखिए, हमने आज सुबह से तमाम लोगों से बात की जनता जनार्दन काशी की है और उनसे पूछा कि आप अपने प्रधानमंत्री को सांसद के तौर पर किस तरह से देखते हैं। तमाम लोग जिनसे हमने बात की, कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये कहता नजर आए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस उम्मीदों के साथ आलोचना था वो उन्होंने पूरी नहीं की। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे थे कि जो सोचा था उससे बेहतर हुआ है, जो कल्पना की थी उससे बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे और तब से काशी के घाटों से जो शुरुआत हुई थी, आज आप कई किलोमीटर तक देखते हैं कि लटके हुए तार बिजली के नहीं दिखाई देते, काशी की सड़कें चौड़ी हुई है। लेकिन ये सिर्फ एक तरह से एक शख्स ने कहा कि ये तो एक मूलभूत बात है कि सड़कें अच्छी हुई है, लाइट अच्छी हुई है, बिजली नहीं जाती, BHU बेहतर हुआ है, हम देख रहे हैं कि यहाँ का अस्पताल में बेड क्षमता बढ़ी है। लेकिन काशी से जो एक विश्वास पैदा हुआ और उसमें सबको साथ लेकर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के तौर पर जब कहा था कि वाराणसी की जो साड़ी है, बातों की रातों जिसका जिक्र कर रहे थे कि कैसे उनके एक आह्वान से जो बनारसी साड़ी है जो दुनिया भर में मशहूर है, उसमें और हम देख रहे हैं कि उसको और उसकी डिमांड बढ़ गई। कैसे काशी के लकड़ी के खिलौने आज दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं, कैसे उसको पहचान दी गई है, कैसे काशी के बुनकर आज फायदा पा रहे हैं, कैसे काशी के कलाकार आज उनको एक और पहचान मिली है। काशी के जो कलाकार आप देखें कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक तरह से पहचान मिली है। और पंडित मदन मोहन मालवीय, हम जानते हैं कि 2014 में जब सरकार बनी, भारत रत्न लेने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, तो एक जगह पर एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दूरदृष्टि के साथ काशी आगे बढ़े और उसके साथ साथ काशी के लोग आगे बढ़े, इसकी चिंता की है। तो तमाम लोगों से हमने बात की और हमने तो यहाँ तक भी कहा कि भाई कुछ तो बता दीजिए कि आप और चाहते हैं मोदी जी से। तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि उम्मीद से ज्यादा मिला है, अब तो कुछ और आगे होगा वो अच्छा ही होगा। तो यह आप समझ लीजिए कि एक भाव है अपने सांसद के प्रति, और इसीलिए हमार काशी हमार मोदी इस तरह के पोस्टर आप पूरे इस काशी में रोड शो के चारों तरफ देख रहे हैं, जहाँ लोग अपने प्रधानमंत्री अपने मोदी की बात कर रहे हैं, अपने सांसद की बात कर रहे हैं, अपने बेटे की बात कर रहे हैं। एक तरह से तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सारी चिंता की है जो काशी के जनमानस की चिंता थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र यहाँ पर आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो सिर्फ काशी बीच में नहीं आए थे। सब जानते हैं कि पूर्वांचल के इस सबसे बड़े शहर और सबसे पुरातन दुनिया के शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नामांकन किया था, तब यहीं से उद्घोष हुआ था कि राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर उसका फायदा पूर्वांचल, बिहार और झारखंड और तमाम लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हुआ था। लेकिन यहाँ से एक संदेश गया था कि जिस दूरदृष्टि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को विकसित करना चाहते हैं, वो भारत के विकास की एक राह है, जहां हम अपनी जड़ों को सीखते हुए, जहां हम अपने पुरातन वैभव को आगे बढ़ाते हुए, जहां हम अपने जो एक तरह से भारतीयता है उसको पल्लवित करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। यार काशी के चारों तरफ हम देख रहे हैं कि हाईवे है, काशी में आज तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, काशी में आज हम हर स्तर पर देख रहे हैं कि आधुनिक विकास के जो तमाम पायदान है वो काशी में दिखाई देते हैं। लेकिन ये भूलना नहीं होगा, काशी में वो भी दिखाई देता है जो भारतीयता की पहचान है, काशी में वो भी दिखाई देता है जो भारत की पहचान है। यानी हम अपनी संस्कृति को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात नहीं है, आप देखें काशी घाट से लेकर तमाम घाट पर आप चले जाएं, जो स्वच्छता दिखती है, जो भव्यता दिखती है, वो दिखाती है कि काशी कैसे अपने एक नागरिक की चिंता करती है, काशी कैसे अपने एक बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है और साथ ही साथ काशी के विकास की चिंता करती है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर एक दूरदृष्टि रखी है और एक खाता रखा है देश और दुनिया के सामने काशी के विकास का। देखिए शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं ना, देखिए मैं फिर एक बार अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं
पहले क्या होता था, घाट जितने वाराणसी के घाट हैं, शाम ढलने के बाद वहाँ गंगा आरती होती थी, उसके बाद वहाँ वीरानी पसर जाती थी। लेकिन अब वहाँ पर घाटों पर रात भर रोशनी होती है। और शाम को जो अब काशी, क्योंकि गंगा जी में क्रूज भी अब चलने लगे हैं, जब आप क्रूज में बैठेंगे, और क्रूज नाव तो चलती है वहाँ पे, नाविक तो वहाँ पर हैं, लेकिन जब आप क्रूज में बैठ करके जब आप निकलेंगे और उसके बाद जब आप देखेंगे घाट किस तरह से जगमगाए हुए हैं, किस तरह से जो वहाँ तमाम इमारतें हैं उन पर रोशनी है, उसके बाद उस क्रूज के अंदर या नाव के अंदर सफ़र करने का आनंद ही कुछ और है। आप आज घाट के ऊपर, मुझे खुद अच्छी तरह से याद है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ था, रात को 12, 1, 2 बजे तक के वहाँ पर यूथ जो है वहाँ पर गाना गा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे घाटों पर बैठकर। पहले घाटों पर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती थी, पूरा घाट वहाँ पर बदल गया, लोग रात को भी निकलते हैं, निश्चिंतता से घूमते हैं। ये सारे बदलाव जो हैं काशी में देखे हैं बीते 1 दशक में, और इसीलिए मैं ये शुरू में मैंने कहा कि काशी में चुनाव का मतलब हार जीत नहीं है। काशी में चुनाव का मतलब सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कितने वोट के अंतर से जीतेंगे। पहली बार जब वो 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल गए थे उनको चुनौती देने के लिए, और अरविंद केजरीवाल ने खम ठोका था। अरविंद केजरीवाल के पीछे तमाम मोदी विरोधी ताकतें एक हो गई थी, और उन्होंने ये खम ठोका था कि नरेंद्र मोदी को जो है काशी से जीतने नहीं देंगे। सोचिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात से आए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का पैमाना ये था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उस समय 3,70,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 3,70,000 से ज्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के बड़े जो हैं लोकप्रिय नेता के तौर पर गए थे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने, वो 3,70,000 वोटों से हारे। और अगली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव में उतरे साल 2019 में, तब उनका वोटों का जो जीत का जो अंतर है वो 1 लाख, पहले से 1 लाख से ज्यादा बढ़ गया, यानी 4,80,000 वोटों से जीते। मुझे लगता है इस बार जो है प्रधानमंत्री की जीत का अंतर जो है वो 5 लाख से ज्यादा होगा काशी में। तो काशी में अब जो है सिर्फ बात यही है कि वो अपनी जीत का अंतर कितना बढ़ाते हैं, यही वहां पर चुनाव है। और इसके अलावा काशी का नतीजा जो है वो हम आज सड़कों पर वहां पर देख रहे हैं। बिल्कुल, शायद ये ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं जब आप लगातार जुड़े रहते हैं, तब आप एक परिवार की तरह से संवाद करते रहते हैं। आप सिर्फ सांसद चुन के पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद अगर आप अपनी एक मूल जिम्मेदारी को भूल जाएंगे तो शायद इस प्रकार का आत्मीयता या अपनापन या अपनेपन का प्यार, स्वागत, सत्कार नहीं मिलता अगर आप जुड़े नहीं रहते। चूंकि आप जुड़े रहते हैं इसलिए आप इस प्रकार का अपनापन यूं ही हासिल करते हैं जो इस वक्त काशी की सड़कों पर नजर आ रहा है। विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 1 मिनट आप विनोद जी के पास जाए। एक बात में जो आप इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, देखिए कोई नेता जो है जब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पहुंचता है और उसके बाद गायब हो जाता है, या चुनाव के समय खम ठोकते, आज ये सवाल जो है मेरे मन में अचानक से सारी चर्चा हुई। तो देखिए, उदाहरण के तौर पे देखिए, स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी, वो बाहरी नेता थी, उनको बाहरी कहा गया। एक बार चुनाव हारी, उसके बाद वो वहां लगातार जुड़ी रही, लगातार लोगों के बीच रही और वो चुनाव जीती। अरविंद केजरीवाल काशी गए सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, इस मकसद से। उसके बाद चुनाव हारने के बाद उन्होंने काशी में कभी भी गए हों उसका कोई चित्र मैंने नहीं देखा। इसी तरह से 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा वहां गई, उन्होंने एक बड़ा रोड शो निकाला और काशी की जनता ने उनको बड़ा प्यार दिया। मुझे उनके रोड शो में याद है कि लोग उनके रोड शो में, प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो में फूल बरसा रहे थे कि चलो प्रियंका जी आई है, प्रियंका जी आई है। लेकिन उस चुनाव के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति काशी पलट के नहीं गया। तो आप सिर्फ चुनावों में अपना लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए आप कहीं जाते हैं, वहां से संबंध कायम करते हैं, तो जनता भी सब देखती है, समझती है। जबकि नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर जा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद जा रहे हैं। बड़े सारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो चुनाव जीत, अब रायबरेली का उदाहरण लीजिए। रायबरेली में सोनिया गांधी लगातार वहां से चुनाव जीतती रही हैं, लगातार उनकी गांधी परिवार की जीत रही है। लेकिन पिछली बार जब वो जीती तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उसके बाद वो जो उनकी जीत का जो उनका सर्टिफिकेट था वो लेने तक रायबरेली नहीं गई। तो आप सोचिए कि आप सिर्फ जनता के बीच चुनाव के लिए पहुंचते हैं तो जनता ये बात देखती है, जबकि नरेंद्र मोदी का कनेक्ट है, वो लगातार लोगों के बीच जाते हैं और ये उनकी बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये जो बात जो आप कह रहे हैं अशोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए विनोद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। अब विनोद जी, आपको लगता है कि 2014 के बाद से राजनीति की परिपाटी में एक विश्वास बहाली की जो परंपरा शुरू हुई है, जिसमें सिर्फ राजनीति ही नहीं है बल्कि सेवा भाव के साथ जुड़ना और काम करने के आधार पर उस जुड़ाव को आगे और मजबूत करना, क्या उस प्रकार की परिपाटी को देखते हुए आज ये तस्वीरें भी उस दिशा में बढ़ते हुए विश्वास बहाली को बयां कर रही हैं? विनोद जी।
बहुत बढ़िया सवाल किया आर्यन आपने। और आप ये देखिए कि तीसरे टर्म के लिए कोई एक सांसद जो बनारस के काशी के सांसद है वो आज काशी में आए हैं और कल शायद उनका नामांकन है। और उसके साथ में अगर लोगों की ये भारी भीड़ आप देखते हैं, जो लाखों लोग इस 5 किलोमीटर के दोनों काफिले से गुजरते हुए आप जो लोगों की भीड़ देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उस सांसद का, उस प्राइम मिनिस्टर का अपने लोगों से कितना कनेक्ट है। और ये जब आप इस भारत के साथ में अगर आप दुनिया के किसी दूसरे देशों में देखेंगे तो शायद किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह का नजारा आपको शायद नहीं दिखाई देगा। तो ये एक सांसद का, एक नेता का अपना व्यक्तित्व होता है, उसका एक लगाव होता है जो अपने क्षेत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति वो किस तरह का एक भाव और किस तरह की अपने संवाद को कायम रखता है। तीसरी बार के लिए मोदी यहाँ उतर रहे हैं, तीसरी बार के लिए कल वो नामांकन दे रहे हैं। लेकिन आप ये जब भीड़ को देखेंगे और उस ललक को देखेंगे तो आप डेफिनेटली इस बात को स्वीकार करेंगे कि लोगों की इस भीड़, लोगों की ये ललक और लोगों की जो ये काफिलों के साथ जो दौड़ते हुए हुजूम दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस काशी को संभाला है, यहाँ की विरासत को संभाला है, इस देश को एक काशी के रूप में पुनः प्रतिस्थापित किया है। ये एक बड़ी की बात है। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उस बात को देखिए कि अशोक जी कह रहे थे कितना बदला है ये बनारस और कैसी काशी की खूबसूरती लौटी है। तो हमें याद करना चाहिए इस बात को कि देश के आजाद हुए 75 साल हुए हैं और जब हम गांधी से प्रेरणा लेके इस चीजों को देखते हैं और गांधी जी का मॉडल ही अपने साथ में रखते हैं, तब उस समय में देखिए कि 1903 ईस्वी में गांधी जी यहाँ आए थे और गांधी जी अपने डायरी में लिखते हैं कि जब वो काशी पहुंचे थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए और वहां जब उन्होंने गंदगी देखी थी तो गांधी जी ने लिखा था कि अगर हम अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों को, अपने प्रतिष्ठित जो धार्मिक स्थान है उसकी साफ सफाई नहीं रख पाते हैं, उसकी भव्यता को नहीं बना पाते हैं, तो स्वराज मांगने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये गांधी जी के शब्द थे। अब ये सवाल तो जरूर ये पूछा जाएगा कि आजादी के इतने सालों के बाद भी काशी की भव्यता क्यों नहीं लौटी? काशी की जो एक सांस्कृतिक राजधानी है इस देश की, उसके सूत्र क्यों नहीं पूरे दुनिया में और पूरे देश में बनने की काशी इस देश की एक मूल पहचान है, जो एक सांस्कृतिक राजधानी। मैं इसलिए कहता हूँ कि उत्तर भारत के जितने भी लोग काशी जाते होंगे उससे कहीं ज्यादा दक्षिण भारत का काशी के प्रति एक आकर्षण है, पूर्व भारत के काशी के प्रति एक आकर्षण है। इसलिए काशी को जब आप देखते हैं तो काशी एक शहर नहीं है, काशी एक भौगोलिक, जो आप भारत के इस पे देखें तो पूर्वांचल का एक हिस्सा नहीं है, काशी कन्याकुमारी का भी उतना ही है, काशी तमिलनाडु के दूर दराज गांवों का भी उतना है जितना मणिपुर के लोगों का है, जितना बिहार के लोगों का है। तो वो एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन है, कल्चरल अगर आप उसको देखें तो इस तरह के सांस्कृतिक केंद्र जो भारत का है, इस विभूति केंद्र को जब काशी विश्वनाथ में जो कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ इसके राजा है, तो उसको क्यों अनदेखी हुई थी, यह सवाल तो लोगों के मन में है। और यहाँ जब आप देखते हैं वहाँ कलाकारों को एक तरह से आप देखिए फोक आर्टिस्ट पूरे के पूरे काशी के इन सड़कों पे आपको जब मिलेंगे तो ये लगता है कि भाव सिर्फ कोई एक वर्ग का, समाज का नहीं है, ये भाव पूरी काशी का है। जहाँ लोग अपनी संस्कृति के हैं, जो अपनी विरासत को संभालने वाले लोग हैं, वो देखिए अलग अलग परंपराओं में किस तरह से मोदी के इस भव्य रैली का एक हिस्सा बने हैं। तो ये इसलिए हुआ है कि जब आपने काशी को अपना माना है, जब आपने भारत की सांस्कृतिक सूत्र को एक स्थापित करने के लिए काशी को एक माध्यम माना है। तो आज मैं सुन रहा था, अपने ही चैनल पे दिख रहा था, जो बनारस के CEO और बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, कि पर डे वहाँ 3 लाख लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। तो आप सोचिए कि जिस जगह में तीर्थ यात्री 3 लाख रोज पहुंच रहे हैं, उस जगह की इकोनॉमी के क्या हुआ होगा। तो ये सोशलो इकोनॉमिक ने काशी की सूरत बदली है। आज अगर जो लोग रोजगार की बात कहते हैं, जो लोग वहाँ छोटे छोटे कामगारों की बात करते हैं, उनको एक बार काशी एक शोकेस के रूप में देखनी चाहिए। वहाँ जो रोजगार का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इसमें बनाया था, वो एक डेडिकेटेड है हस्तकरघा और हस्तशिल्पकारों के लिए। विनोद जी आपकी आवाज जो है वो दब रही है, क्योंकि इतना जबरदस्त वहां मंत्रोच्चार, डमरू बज रहे हैं, लोग जिस तरह से उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, उसमें आपकी आवाज जो है वो दब कर आ रही है। लेकिन मैं ये दृश्य देखिए किस तरह से पूरा काशी भगवामय है और कैसे सजाया, और आप सड़कों पर भीड़ देखिए, लोग आनंद में कैसे झूम रहे हैं, डमरू बज रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर विनोद जी एक जानकारी और अपने दर्शकों को भी दे दूं, अभी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री के वाराणसी जाने पर, और उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं। और मुझे इन सवालों को देख के थोड़ा सा अचंभा इसलिए हो रहा है क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये सवाल पूछने से पहले उन्होंने रिसर्च तक नहीं करी। उन्होंने, जयराम रमेश ने लिखा है कि वाराणसी के अंदर उन्होंने नाले की बात करी है कि वहाँ पे नालियाँ बहुत हैं और वहाँ पर जो है मैला ढोने की प्रथा। मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पर वाराणसी में जो गंदगी थी, जो नालियाँ थी, वो मैंने उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। हम लोग दूसरी सबसे बड़ी बात वो लिख रहे हैं कि वाराणसी में एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। अब जयराम रमेश जी को ये मालूम नहीं है कि वाराणसी में कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो चुका है। मतलब आप सोचिए
कि इतना बड़ा आप इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं मीडिया के, और आप जो है वाराणसी के बारे में उन्होंने स्कूल और शिफ्ट की लिखी है। मेरे पास अभी इन हैंड जानकारी नहीं है कि स्कूल नहीं खुला वाराणसी में, मुझे लगता है दर्जनों स्कूल नहीं खुले हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने सबसे बड़ी बात जो लिखी कि एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, मुझे लगता है कि जिस तरह से BHU का हॉस्पिटल का जो उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ है, और उसके अलावा जो कैंसर हॉस्पिटल खुला है, एक कैंसर हॉस्पिटल तो मैंने खुद जो और पता नहीं कितने हॉस्पिटल शायद और होंगे। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें कहने से पहले राजनीति में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए आप जब बनारस के बारे में इस तरह की चीजें लिखें। विनोद जी, तो जब आप ये कह रहे थे तो जब नमामि गंगे का अभियान शुरू हुआ था और काशी के उसमें वहां पे गंगा में लोगों को एक आचमन करने में भी थोड़ी सी झिझक होती थी। आज उस काशी में जो गंगा की जो वहां पे निर्मलता है, उसको एक साइंटिस्ट का वो टेस्टेड है कि आज काशी में आप देखिए कि गंगा किस तरह से साफ हुई है। तो उसके पीछे जयराम रमेश जी को देखना चाहिए कि काशी में प्रतिदिन जो है 140 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले SCP का कई SCP का निर्माण हुआ है। जो आप 10 SCP ऐसे हैं कि जो पूरे काशी के शहर की जो भी वहां पे गंदगी की गिराया जाता है, शहर का कचरा उसमें डाला जाता है, सारे शहर के उस पानी को, गंदे पानी को साफ करके उसको एग्रीकल्चर यूज के लिए फिर से रीयूज करके भेजा जाता है। तो ये कितना बदला है काशी। अगर वो काशी ना आएंगे तो शायद काशी को नहीं समझ पाएंगे। काशी को तब समझ पाएंगे कि जब उस काशी को पहली बार आप अगर देखें कि जो होलकर ये थी महारानी, उसमें जब वो काशी का काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण कराया था। विनोद जी, उसके बाद विनोद जी आप अपनी बात पूरी रखिएगा, क्योंकि अभी तथ्यों की बात हो रही थी, कुछ तथ्य मिल गए रिसर्च से। मैं अशोक जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। 2014 के बाद से काशी का कायाकल्प पूर्वांचल के प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में हुआ है। उसके तथ्य कुछ इस तरह से भी है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल में 30 समर्पित NICU केयर बेड को उसमें जोड़ा गया है, 30 उच्च निर्भरता इकाइयों का निर्माण किया गया है तथा 40 मात्र देखभाल वाले बिस्तरों के साथ 100 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण 2014 के बाद हुआ है। इसी के साथ जिला अस्पताल में भी 50 बेड जोड़े गए हैं। 430 बेड के सुपर स्पेशलिटी बेड अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। 74 बेड का मनोरोग अस्पताल भी बनारस में शुरू किया गया है। इसके अलावा कोविड के समय किस प्रकार से व्यवस्थाओं को वहां पर जमीन को उतारा गया, इसका भी एक लंबी सी लिस्ट है। हालांकि काफी समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर से उसका भी लिस्ट है। और उसके साथ साथ जो भी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की स्कूलों की शिक्षा को लेकर जो योजनाएं हैं, उनको बेहतरी से जमीन को उतारा गया। शिक्षा कैसे के लिए अशोक जी आप कर रहे थे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीजों के बारे में एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि अगर आप लिस्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो एक हमको पूरा कार्यक्रम उस लिस्ट में निकाल देना पड़ेगा। और इतनी सारी चीजें, और अभी जो है कनेक्टिविटी के अगर माध्यम से देखें तो ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेस वे वहां बन रहे हैं, पूरे बनारस को जो है चारों तरफ से रिंग रोड से जोड़ा जा रहा है। बनारस से कैलकाटा जाना, अगला जो सड़क जो नहीं बन रही है, आप सोचिए कि 6 से 8 घंटे में आप बनारस से कैलकाटा पहुंच जाएंगे। और उसके बाद ये विहंगम दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो टॉप एंगल जिसकी हम बात कर रहे थे, बनारस की गलियां होती हैं, उन गलियों के ऊपर जो है टॉप एंगल जो शॉट। देखिए बनारस को जो है उस तरह से डेवलप करने के लिए उस तरह से डेवलप नहीं किया जा सकता जैसे आप दिल्ली या मुंबई महानगर सोचते हैं, क्योंकि बनारस में जो है संकरी गलियां हैं, पुराने मकान हैं। और इसलिए जो जिसका आर्यन ने शुरू में भी जिक्र किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मंदिर से लगे हुए लोगों के घर थे, सैकड़ों लोगों के घर थे, उनको घर के साथ उनको कहीं शिफ्ट करना अपने आप में चुनौती थी। तो उसके लिए पूरा का पूरा जो है लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया और तब जाके पूरा शहर का विकास हुआ। लेकिन आप पूरे बनारस में इस तरह का विकास नहीं कर सकते। लेकिन सीवर लाइनें वहां पर डली हैं, इतनी संकरी गलियां होने के बावजूद सीवर लाइनें वहां डली हैं। वहां पर अब जो है इस तरह से सड़कों के आसपास नालियां नहीं दिखती, कई को जगह पर अभी होंगी, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो बनारस अब वो बनारस नहीं रहा। सबसे बड़ा उदाहरण मैं बार बार कहता हूं, आप बाबरपुर हवाई अड्डे से उतरिए, बनारस शहर पहुंचिए, देखिए आप 25 से 30 मिनट में पहुंचेंगे। पहले आपको 1.5 घंटा, किसी भी टैक्सी ड्राइवर से आप पूछ लीजिए कि भाई कैसा लगता है, कि कितना समय लगता था, वो आपको बताएगा। तो ये आप देखिए बनारस में ये संकरी गलियां हैं, उन गलियों के बीच से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा है और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन कर रहे हैं और लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एक तथ्य और, क्योंकि स्वच्छता का जिक्र कर रहे थे, तो 1,38,767 व्यक्तियों को 166 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शौचालय उपलब्ध कराए गए, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर जो शौचालय सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वो है। इसके अलावा क्रमशः 11 करोड़ रुपए और 2.5 करोड़ रुपए और 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 280 सामुदायिक शौचालय, इसके अलावा 12 शमशान घाटों का पुनर्निर्माण और 14 पंचायत भवनों का निर्माण। ये सब भी उस स्वच्छता के तहत, क्योंकि काशी को नए रूप स्वरूप में ले जाने के लिए ये हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब ये आप देखिए, जो अभी हम दृश्य देख रहे थे प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला, ये संकरी गलियों से देखिए, ये देखिए, ये ट्रेडिशनल सिटी है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि सड़कें बहुत चौड़ी कर देंगे, क्योंकि वो आपको पुराने मकान है और ये जो है 100 साल पुराने मकान है, आप मकान तोड़कर ही सड़क चौड़ी कर सकते हैं। इन सड़कों इन गलियों
गलियों के बीच से आप देखिए एक गाड़ी बमुश्किल निकल पाती है। ये बनारस की अपनी जो है ट्रेडिशनल चीज़ है, बनारस की अपनी जो है विशेषता है ये। तो बनारस में संकरी गलियां हैं, उसके बावजूद आप अगर बनारस में जाएंगे तो आज आपको काशी विश्वनाथ धाम या जो घाट पर जाने के लिए आपको वहाँ पर फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी। ये बनारस में, काशी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आप जो ये तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे कि छोटी सी गलियों में प्रधानमंत्री का काफिला जाना, दो बातें मेरे जहन में आई। एक तो ये कि आप जब कई बार लोग पसंद नहीं करते कि साहब क्यों जाना, दूसरा कई बार सुरक्षा के कारण भी होते हैं, तो आप हिम्मत करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, तब आप इस प्रकार से जो छोटी सकरी गलियां हैं वहां पर भी जाकर लोगों के साथ जुड़ने का एक तरीके से मौका देखते हैं। और लगातार प्रधानमंत्री के रोड शो के दरमियान कई बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें तमाम बातों का जिक्र भी है। उनमें से एक इस बात का भी जिक्र है कि आस्था से नहीं होगा खिलवाड़। काशी में इस बात को पुनर्स्थापित करना कि आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा, इस बात को लगातार बीजेपी तमाम मंचों पर कहती रही है। प्रधानमंत्री लगातार अपनी बातों में रखते रहे इस संवाद को। हमारे सहयोगी विनोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आस्था से नहीं होगा खिलवाड़, ये भी अपने आप में दिखाता है, क्योंकि संकल्प पत्र के माध्यम से जिस प्रकार के बातें लोगों के बीच रखना और उस पर आगे बढ़ना, ये भी एक परिपाटी के तौर पर 10 साल की इस रिपोर्ट कार्ड के साथ में आज प्रधानमंत्री की काशी की गलियों में मौजूदगी, ये भी बहुत कुछ बयां करती है। शैलेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संभवतः शैलेंद्र से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विनोद मिश्रा जी, आनंद, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं जोरदार तरीके से, वो भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं अशोक जी, क्योंकि ये महादेव की नगरी है, लेकिन जब हम तैयारियों की तस्वीरें देख रहे थे तो भगवान श्री राम के जय घोष के वो तमाम भजन और जयकारे हमको यहाँ काशी में सुनाई पड़ रहे थे तैयारियों में, जो हमने 22 जनवरी और उसके पहले अयोध्या में सुने हैं लगातार। शैलेंद्र, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम फिर से आपसे वही सवाल पूछेंगे कि आस्था से नहीं होगा खिलवाड़ और अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी, ये अपने आप में आज की तस्वीरों से कैसे आप देख रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं इसको? बिल्कुल आनंद, हम जानते हैं कि बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि आस्था के साथ विकास पर आगे बढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ। यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। 2014 के मुकाबले आप देखें धार्मिक जो पर्यटकों की संख्या है इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है इसी काशी में, वाराणसी में, और जाम की स्थिति 2014 के मुकाबले अब बहुत बेहतर हुई है। अब जाम कम लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना संभव हो सका है घाट से लेकर 3 किलोमीटर तक जहाँ जहाँ संभव हो सका है सड़कें चौड़ी हुई है। हमने देखा है कि जो रिसीवर लाइन है वो पड़ी है। इन 3 किलोमीटर के दायरे के इलाके में कहीं भी आपको मुख्य सड़कों पर लटकते हुए तार दिखाई नहीं देते। तो एक पुरातन शहर को, उसकी विरासत को संजोते हुए किस तरह से आगे बढ़ा गया है दुनिया के सामने काफी एक उदाहरण के तौर पर उभरा है बीते 10 वर्षों में। और वही बात जो बीजेपी कहती है कि आस्था को संजोते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पहचान को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो काशी का हर इलाका इस बात को गवाही दे रहा है, इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। और आप तस्वीरों में एक तरह से काशी में हुए विकास की एक झलक भी देख रहे हैं। जिस मुख्य शहर के मुख्य सड़क से पूरा रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, इसके दाहिने और बाएं तरफ की जो तस्वीरें हैं ये भी ये दिखाती है कि काशी कितनी बदली है बीते 10 वर्षों में। और निश्चित तौर पर उसमें कहीं किसी को कोई इनकार नहीं कर सकता। और घाटों पर अगर आप जाए तो वहीं से जो तस्वीर दिखती है वो दिखाती है कि माँ गंगा के बुलावे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी चिंता की है काशी की, और वहाँ से जो विकास की धारा निकली है वो पूरे काशी में न केवल फैलती हुई दिखाई दे रही है बल्कि उसका हम विस्तार देख रहे हैं काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में। बिल्कुल, और इस बीच में हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी लालचंद सिंह जी जुड़ गए हैं अशोक श्रीवास्तव जी की जगह। लालचंद जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और निश्चित तौर से हम लोग लगातार रोड शो की बात कर रहे हैं, तस्वीरों को दिखा रहे हैं, इसका जिक्र भी लगातार आप देख रहे हैं। और ये विहंगम दृश्य बहुत कुछ बयां करते हैं। आपको लगता है कि ये तस्वीरें अपने आप में क्या कुछ कहती हैं तब, जबकि चुनाव के बीच में आज चौथा दौर दिखाई पड़ रहा है? लालचंद, धन्यवाद आनंद। जब ये तस्वीरें मैं देख रहा हूँ तो मुझे साल 2019 का जो अंतिम चरण का चुनाव था वो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जाकर कैंप किया था और बड़ी चर्चा थी इस बात की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री बहुमत को लेकर आशंकित हैं, इसलिए वाराणसी में इस तरह से कैंप किए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया था उस बार कि जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी स्लॉग ओवर में खेलते हैं क्रिकेट में, वैसा ही खेलने के लिए वो वाराणसी उस बार गए थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह छतों पर से भी खासतौर पर महिलाएं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। और आनंद, हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं विनोद जी से बातचीत को वहीं पर ले जाता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें मैं देख रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि मैं वाराणसी का सांसद हूं तो योगी आदित्यनाथ मेरे मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो दोनों का, अगर मैं साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल करूं कि मणिकांचन संयोग, ये सुयोग और संयोग जो दिखाई पड़ रहा है वाराणसी में, ये अपने आप में अद्भुत है। आपने विशेषण दिया है और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का देखिए कि उसने उन्होंने कहते हैं ना कि जिसका उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया है, उसका वो शिलान्यास भी करते हैं। जी,
तो ये रिकॉर्ड जो काशी में देखा है आपने, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर आप देखेंगे, चाहे वो घाटों का पुनरुद्धार के हो या गंगा के सफाई के लिए नमामि गंगे की योजना हो या अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का वहां बनना हो, या आप देखिए हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनने की बात हो, बिजली के तारों का जो अंडरग्राउंड करने की बात हो, वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर आजमगढ़ को जोड़ने वाला हाईवे का जो चौड़ीकरण हो, ये सारे जो डेवलपमेंट के काम देखते हैं। शायद जयराम रमेश का जो ट्वीट है, कम से कम मुझे लगता है कि वो एक बार यूपी भी नहीं आए हैं, काशी की तो दूर है, कि कितना बदला है यूपी। जो एक स्टेट जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उससे कैसे यूपी ने छलांग लगा के आज यूपी एक प्रदेश के रूप में आप ये देखिए कि सबसे इन्वेस्टर्स के लिए, सबसे ज्यादा टूरिस्ट के लिए वो सबसे मोस्ट विजिट प्लेस बन गया है। आप अगर यूपी में अगर आपने यात्रियों को देख लीजिए कि अगर हर साल यूपी में खासकर के बनारस में काशी कॉरिडोर बनने के बाद और नमामि गंगे की योजना के बाद, गंगा की स्वच्छता के बाद अगर वहां 2.5 से 3 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, तो काशी विश्वनाथ के बाद अगर आप आइए राम मंदिर शिलान्यास के बाद और जो वहां का जो सिलसिला शुरू हुआ है तीर्थयात्रियों का, वहां कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। तो आप सोचिए कि पूरे इलाके का इकोनॉमी जो है वो कितना जब्त क्या होगा। आज काशी में आपको कितने होटल के चेन मिल जाएंगे, आज जिस तरह से अयोध्या में आपको होटलों का चेन मिल जाएंगे, 5 स्टार से लेकर सिंगल स्टार तक में और छोटे बड़े होटल तक का। ये समृद्धि जो यहाँ की लाई है, इसे आप कहते हैं कि विरासत के साथ विकास का, और ये जो विरासत के साथ विकास का है उसके सूत्र में कहीं पहला काशी है। और जब आपने काशी के एक मूल सूत्र जो जिसके सांस्कृतिक राजधानी के रूप में एक गौरव मिला है, वो जब निखर के काशी सामने में आपका है, तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि भारत के जितने भी सांस्कृतिक स्थल है, सांस्कृतिक गौरव है, उनके सूत्र मजबूत हुए हैं, भारत मजबूत हुआ है। बिल्कुल। और विनोद जी, हमें याद है कि करीब करीब 1 दशक अगर आप पहले घड़ी की सुई को घुमाइए वापस, तो उस समय जो काशी की, वाराणसी की जो चर्चा होती थी, काफ़ी हद तक गंदगी को लेकर चर्चा होती थी, कई तरह की और भी अव्यवस्था की चर्चा होती थी। लेकिन आज जब काशी की चर्चा छिड़ती है तो सबसे पहले जो शब्द आते हैं वो दिव्य काशी, नव्य काशी, भव्य काशी की चर्चा होती है। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, ये जो प्रमुख परिवर्तन है जिसमें काशी और क्योटो उसके बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश हुई थी जापानीज प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, ये एक बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन के दौर से गुजरी है काशी इस दौर में। जी, आपने लोडेड क्वेश्चन पूछा है, मैं थोड़ा सा उसका जवाब देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये काशी कैसे काशी का पुनर्निर्माण हुआ है, उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप ये देखिए कि जब वो औरंगजेब के द्वारा या मुगल शासक के द्वारा जब विध्वंस किया गया था काशी के, उसका बनारस के जो आप कह सकते हैं कि राजा का विश्वनाथ मंदिर का, और उसके बाद वो साहस जो है 1669-70 के आसपास मुझे लगता है कि इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ का धाम का पुनर्निर्माण कराया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उस विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र बनवाया था। ये हम लोग अभी तक देखते रहे हैं पिछले 10 साल पहले तक। उस पुनर्निर्माण के आगे हमने कुछ नहीं देखा, और वो काशी जिसकी आबादी बढ़ती गई, उसके साथ साथ में वहाँ भीड़ बढ़ती गई। एक आपको लगता होगा कि गलियों में सिमट के बाबा विश्वनाथ की वो पूरा काशी जिसको आप दिव्य काशी, भव्य काशी कहते हैं, वो सिमट के रह गई थी। तो ये एक तरह से आप जो सांस्कृतिक चेतना भारत के सांस्कृतिक सूत्र का आती है, उसको एक ढक देने का प्रयास था। आज उस काशी की भव्यता को आप देखते हैं तो आप डिफरेंटली मानते हैं, जो आप कहते हैं कि मां गंगा ने बुलाया था, तो मोदी का ये भागीरथ प्रयास था, जिस भागीरथ प्रयास से आपको वो काशी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद सीधे गंगा से काशी विश्वनाथ मंदिर आपको दिखाई देता है। तो ये जो भव्यता लौटी है वो एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का वो प्रयास, एक सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का वो सीधे सीधे काशी से लगाव को दिखाता है कि उन्होंने काशी का कैसे पुनर्निर्माण किया है। बिल्कुल, कैसे काशी का पुनर्निर्माण हुआ है उसका एक मूल आधार दिखाई पड़ता है कि विरासत के साथ विकास भी किस तरीके से हुआ है। वो अपने आप में काशी एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पे हमने देखा कि कैसे आस्था के इस बड़े केंद्र, आस्था की इस राजधानी काशी को देश के अलग अलग जो हमारे आस्था के केंद्र है उसके साथ जोड़ने का भी एक बड़ा प्रयास हुआ है। काशी तमिल संगमम भी अपने आप में उसमें बड़ा उदाहरण के तौर पे हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी बनारस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि विरासत के साथ विकास की तस्वीरें काशी से लगातार आती रही हैं, चाहे रोड से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट जिसकी वजह से पानी की व्यवस्था को ठीक करना हो, गंगा सफाई का काम करना हो, नेक्स्ट जनरेशन या उच्च तकनीक का ढांचागत विकास की बात हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को विकसित स्तर तक ले जाना हो, कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से विश्व स्तरीय कार्यक्रम को कराने का जिक्र हो, चाहे सिटी कमांड सेंटर के माध्यम से कैमरों की निगरानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करना हो, अंडरग्राउंड केबलिंग आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, या फिर कार्गो सेंटर के माध्यम से यहाँ के उत्पादों को वैश्विक स्तर तक ले जाना हो,
इन सारे विकास के बीच में जो विरासत है वो सहेजी गई है, संवारी गई है और नए स्थान तक ले जाई गई है। किस तरीके से आप देखते हैं इस बढ़ती हुई काशी के नए कदम को शैलेंद्र? आनंद, जब हम विकास की बात करते हैं तो उसके तमाम आयामों की बात करते हैं। आपने कई बातें कही। जब हम विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास की बात करते हैं, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, काशी के विकास की बात करते हैं, तो हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं। और काशी उसके उदाहरण के तौर पर दुनिया के सामने दिखाई देती है, जहाँ पर सिर्फ नई बनती हुई सड़कें नहीं है, जहाँ पर सिर्फ सड़कों पर लगती हुई लाइट्स नहीं है, जहाँ के घाट सिर्फ सुंदर नहीं हो रहे, लेकिन घाट के जरिए जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी चिंता हो रही है। यानी विकास किसके लिए होना चाहिए, किसको उसका फायदा होना चाहिए, उसकी चिंता होनी चाहिए। और साथ ही साथ सबसे पुरातन शहर के बारे में देश और दुनिया और बेहतर से समझ पाए और उस संस्कृति को और मजबूती मिले, उसकी एक झलक हमें दिखाई देती है बीते 10 वर्षों में, और काशी उसके उदाहरण के तौर पर सामने आया। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ के बुनकरों की चिंता की गई है। जब वाराणसी की साड़ी देश और दुनिया में हम पहले से ही मशहूर थी और प्रधानमंत्री ने खुद एक तरह से अपील की कि हर घर में कम से कम एक साड़ी जरूर पहुंचनी चाहिए। जब यहाँ के लकड़ी के खिलौने का एक छोटा जो एक तरह से कहें कि उद्योग था, उसे बड़ा बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए गए। जब यहाँ कला और संस्कृति में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उसकी चिंता की गई। आपने तमाम उन आर्थिक पहलुओं का जिक्र किया, जिसमें BHU में हमने देखा कि किस तरह से बेड बढ़े, कैसे तमाम सुविधाएं बढ़ी। काशी के चारों ओर तो हम सड़कों और हाईवे का जाल देखते ही हैं। आज हम एयरपोर्ट के भव्यता भी देख रहे हैं कि वहां से सीधे जब आप वाराणसी आते हैं, हमारे सहयोगी अशोक श्रीवास्तव ने इस बात का कई बार जिक्र भी किया। तो काशी दरअसल ये बता रही है कि एक शहर न केवल शहरवासियों बल्कि उसके आसपास के इलाकों के लिए कैसे आगे बढ़ सकता है। काशी आज सिर्फ काशी के लोगों को रोजगार नहीं देती, आप देखिए उसके आसपास 100-200 किलोमीटर से तमाम लोग आते हैं इस धार्मिक नगरी में, दुनिया के सबसे पुरातन नगरी में। तो ये केंद्र के तौर पर, सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भारत की जानी जाती रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बड़े आर्थिक केंद्र के तौर पर भी जाने लगी है। तो ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर जैसे पूरे देश की चिंता की है, वैसे एक सांसद के तौर पर काशी की चिंता की है। और काशी में वो बदलाव हर जगह दिखता है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो यहाँ के बदलाव के बारे में अभिभूत है, उसकी प्रशंसा कर रहा है और बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे काशी के लिए जो दृष्टि रखी वो काशी वासियों के दृष्टि से भी आगे थी। यानी जिस बात की कल्पना भी काशी वालों ने नहीं की थी, उससे भी आगे जाकर प्रधानमंत्री ने काशी में उन बदलावों को अंतिम रूप देने का काम किया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे काशी के लोगों का जीवन आसान हुआ है, काशी आने वाले लोगों का जीवन आसान हुआ है। और यहाँ से बहुत तस्वीरों में इस वक्त कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर से लाजन जी हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत को लेकर एक उत्सुकता स्वाभाविक तौर से है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम है, देश दुनिया में इतना बड़ा हुआ है, तो ऐसे में छोटे बच्चों में भी वो उत्सुकता, एक ललक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को लेकर साफ तौर पर होगी। एक प्लेकार्ड में अभी देख रहा था आर्यन, जिसमें लिखा था काशी में घर घर मोदी, है जी। ये प्लेकार्ड ये जैसे दिखाई पड़ता है जी। शैलेंद्र, आप जो चर्चा कर रहे थे विरासत और विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जिक्र करते हैं विरासत भी विकास भी, विरासत के साथ विकास। तो जो काशी है वो कहीं ना कहीं एक मॉडल के तौर पर सामने है, जो कि कहा जा सकता है कि विरासत के साथ विकास कैसा, तो काशी के जैसा। तो काशी अपने आप में वो मॉडल बन करके उभरी है। शैलेंद्र, बिल्कुल, इस बात का मैं जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले लालचंद कर रहा था कि किस तरह से भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी एक झलक वाराणसी में दिखाई देती है कि हम अपने विरासत को सजोते हुए, उसको पुष्पित पल्लवित करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, अपने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने बुनकरों को, अपने कामगारों की चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने शहर पे विरासत को सजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो काशी उसकी एक झलक ही नहीं, बल्कि काशी एक केंद्र के तौर पर उभरा है। देश और दुनिया देख रही है कैसे एक सबसे पुरातन शहर की विरासत को सजोते हुए, उसकी पहचान को मजबूत करते हुए हम आधुनिक भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और काशी आने वाले देश और दुनिया के लोग भी इसको महसूस करते हैं। और इस बात का जिक्र हम करते भी हैं कि काशी सिर्फ काशी वालों के लिए नहीं है, काशी तमिलनाडु वालों के लिए भी उस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, जिस तरह से बिहार के लोगों के लिए है। तो यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं और हम देखते हैं कि वो काशी में हुए बदलाव को देख रहे हैं। यहाँ जब वो काशी आते हैं तो उनकी दुश्वारियां न केवल कम हुई हैं, बल्कि चुनौतियां खत्म सी हुई हैं और काशी में वो तमाम उन सुखद अनुभवों के साथ वापस आते हैं अपने राज्य में और वहाँ काशी के हुए विकास गाथा वो और आगे उसकी चर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमने एक मॉडल देखा है, काशी के विकास का मॉडल, जिसको हम देख रहे हैं कि तमाम शहरों में तो उस मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है देश के तमाम शहरों में। शैलेंद्र जो बात कर रहे हैं लालचंद जी, क्योंकि गुजरात मॉडल 2014 में देश में आगे बढ़ाने की बात थी और अभी काशी का एक विकसित मॉडल जिसका जिक्र आपने किया कि कैसे विरासत और विकास के तहत आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये जो लोग हमें हजारों की संख्या में अलग अलग पॉइंट्स पर नजर आ रहे हैं और कुछ लाख लोगों के जुड़ने की जानकारी लगातार दी जा रही थी और निश्चित तौर से ये विहंगम तस्वीरें हैं इस बात की गवाही भी देती हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए पहुंचे हुए हैं।
यहाँ पर देखिए मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग भी अपने घरों की बालकनी से झांकते हुए और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और यहाँ पर मोबाइल कैमरे से प्रधानमंत्री की तस्वीर को कैद कर लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन करना। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की अगर नजर पड़ेगी तो वो उनके अभिवादन को स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि हमने ये लगातार देखा है इस जुड़ाव को। ये पूरा मुस्लिम परिवार जिसमें पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि समाज के हर वर्ग के साथ में कनेक्ट जुड़ाव कैसे है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की जब मूल भावना से आप आगे बढ़ते हैं तो ये अपनापन दिखाई पड़ता है। विनोद जी, मेरा सवाल यही था आपसे कि किस तरीके से जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन आम लोगों के चेहरे के भाव और उनके चेहरे की खुशी कुछ अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि शायद चुनाव के समय बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। जब हम बात करते हैं कि साहब वोटर बता कुछ नहीं रहा है, लेकिन अंडर करंट होता बहुत कुछ है। चेहरे की ये हंसी खुशी किस तरीके से इसको समझा जाए, पढ़ा जाए, कैसे आप देख रहे हैं इस कनेक्ट को विनोद जी? वो सही कहा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जब सबका विकास और सबका विश्वास जुड़ता है तो आप काफी बड़े कॉरिडोर के साथ में आप जब देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ और वो काफिला धीरे धीरे जहाँ से बढ़ रहा है वहां से लेकर कहीं भी भीड़ को आप कभी कम होते हुए नहीं देख रहे हैं। सड़क के दोनों के किनारे जो खड़े हुए लोगों का वो तांता है, हुजूम है, और उतना ही हुजूम लोग घरों के छतों पर लोग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री को अभिवादन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री उन सबका अभिवादन भी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इसके पीछे जो विश्वास है, जो सबका साथ, सबका विश्वास आप कह रहे हैं, उसको थोड़ी देर आपको पीछे जाना होगा कि अगर आप इस चीज को समझे कि यही तो बनारस था, यही काशी थी जहाँ संकट मोचन धाम से तो हम लास्ट हुए थे और आतंकी हमले से वो काशी का आप ये देखिए कि कोई एक इलाका जो है वो डाल जाता है और इस इलाके में इस तरह की चीजें होती है। और जब 2014 के बाद देखते हैं तो वो सुरक्षा का और वो चाप चौबंद व्यवस्था के प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले साल आपने देखा होगा वो देखो कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सड़क पर निकले हुए थे रेलवे स्टेशन से लेके और पूरा वो सड़क पर जो खड़े हुए लोग जाते हुए लोगों का अभिवादन लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये नजारा काशी का है, जहाँ कभी ब्लास्ट होते थे वहाँ खुद देश का प्रधानमंत्री और पैदल निकल के वो घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये बताता है कि काशी किस तरह से उसका बदलाव हुआ है। काशी किस तरह से बदलाव हुआ है उसके सांस्कृतिक त्योहारों और उत्सवों से आप देख सकते हैं। पिछले साल आपने देव दिवाली को देखा था, लालजी जरा हम लोगों को याद है, हम लोगों ने शो भी किया था। 10 लाख वहाँ पे 12 लाख दीप जले थे जो घाटों को रोशन किया था। इस तरह के कार्यक्रम तो वहाँ पहले भी होते रहे थे, लेकिन उसकी जो भव्यता थी, काशी की जो दिव्यता थी, काशी का प्रति जो लोगों का आकर्षण था वो धीरे धीरे क्यों कम हो गया, जो इस 2014 के बाद लगातार बढ़ा और लगातार इस तरह बढ़ा कि आज देव दिवाली काशी की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। उस देव दिवाली में कम से कम 50 लाख से ज्यादा लोग वहाँ काशी में आते हैं। काशी में अगर आप होली में जाएं तो वहाँ आप देश दुनिया के लोगों का एक भीड़ और एक तादाद देशी से ज्यादा विदेशी पर्यटक वहाँ मिलेंगे। तो ये सारे बदलाव जब होते हैं, जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो सुरक्षा और उसके साथ जो विकास की गारंटी होती है, तो काशी की नजारा आपको एक काशी मॉडल के रूप में देश में दिखाई देता है। यही काशी मॉडल की चर्चा हम लोग अभी तक करते रहे हैं। बिल्कुल जन सैलाब सा दिखाई पड़ रहा है विनोद जी। और जब काशी और मोदी इनके कनेक्ट की बात आज हो रही है और होती है तो लगता है कि जैसे काशी और मोदी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं और काशी और मोदी के बीच का संबंध ये उस दौर में बना है जिस दौर में एक दूसरा कंट्रास्ट ये भी है जिसकी चर्चा होती है कि बहुत सारे लोग दशकों तक जमे जमाए अपने क्षेत्र को छोड़कर इधर उधर हो रहे हैं और इसी दौर में काशी और मोदी के बीच ऐसा संबंध स्थापित हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल लाल जी, आपने देखा होगा कभी आप जब गुजर रहा था ये काफिला तो हमने देखा कई जगह लिखा हुआ था हर मोदी घर घर मोदी जी। तो तो आप कह सकते हैं कि शिव जो है काशी विश्वनाथ जो है वो काशी के राजा है। तो हर मोदी के मोदी काशी के जो भक्त हैं वो घर घर मोदी है, वो हर घर के हैं। तो मोदी को आज अपना परिवार ढूंढना नहीं पड़ रहा है, काशी का हर परिवार जो है मोदी का परिवार है। ये परिवार का जो आकर्षण है, ये परिवार का जो लगाव है वो काशी के लोगों ने भी दिखाया है और हर मौके पे दिखाया है। जब कभी प्रधानमंत्री वहाँ होते हैं तो हर मोदी घर घर मोदी जो है वो सीधे सीधे आपको इस मूल ये जो वहाँ स्लोगन है वो स्लोगन नहीं है, उन लोगों का एक विश्वास आपको दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात तो ये थी कि आपने देखिए कि हम लोग जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी काशी आए थे तो लोग इस बात की जो राजनीतिक पंडित है वो इस बात की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे थे कि काशी ही क्यों, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर भारत में कहीं भी गुजरात में कहीं भी चुनाव जीत के सांसद बन सकते थे, लेकिन वो काशी को ही क्यों चुना था। ये समझने की जरूरत है कि काशी में भी ये मोदी के आने से सिर्फ पूर्वांचल और बिहार कनेक्ट नहीं हुआ था, काशी में मोदी के आने से साफ कनेक्ट हुआ है
है, दक्षिण का रेट हुआ है, जो आर्यन अभी थोड़ी देर के पहले तमिल समागम की बात कर रहे थे, तो उस तमिल समागम की बात आप देखिए आर्यन कि हम लोगों ने उस दृश्य को शायद भूल गए थे कि कैसे तमिलनाडु के जत्थे के जत्थे, और आप देख रहे हैं ट्रेन के ट्रेन भर के काशी के विनोद जी, ये तस्वीरें अपने आप में भी कुछ हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो 100 के आसपास मंच बनाए गए हैं और भगवान शिव एक तरीके से उनकी नगरी है और उनके शिव की बारात जैसे कहा जाता था ना, तमाम प्रकार के उसमें हर प्रकार के लोग समाहित होते हैं, तो ऐसे तमाम जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं उसका भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में काशी को आज इस पूरे रोड शो के दरमियान कई प्रकार के विशेष प्रस्तुतियों से भी सजाया गया है और ये इस वक्त तस्वीरें जहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, डमरू का एक तरीके से घोष कर रहे हैं, तो कहीं शंखनाद हो रहा है और भगवान शिव के स्वरूप में यहाँ पे मौजूद तमाम लोग भी हैं, जो ये दिखाता है कि काशी की इस पुरातन पहचान को आज सहेज के कैसे काशी आज आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री के स्वागत में लगातार। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र बनारस में मौजूद है। शैलेंद्र, कुछ जानकारी आप इस बात को लेकर साझा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस पूरे रोड शो की जो दूरी है 5, 5.5, 6 किलोमीटर की, उसमें से लगभग कितनी दूरी अभी तय हुई है और कहां तक अभी प्रधानमंत्री का ये रोड शो किन किन जगहों से होता हुआ कहां तक पहुंचा है, इस बात को लेकर कुछ आप जानकारी साझा करेंगे फिलहाल शैलेंद्र? जी देखिए, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बीएचयू गेट है, यानी लंका गेट से पंडित मदन मोहन मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद शुरू हुआ था और उसके बाद जो सबसे पहला पड़ाव था वो संत रविदास गेट जो तकरीबन 500 मीटर दूर था। उसके बाद जो सड़क जाती है अस्सी घाट की तरफ, वही सड़क सीधे आगे चलती हुई मदनपुरा और उसके बाद गोदुलिया चौराहा होते हुए काशी विश्वनाथ धाम जाती है। तो अभी कह सकते हैं कि आधा पड़ाव ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का पूरा हो चुका है और वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं। और ये जो रोड शो है तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा है, जो काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य परिसर के गेट के सामने वहाँ पर खत्म होना है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और हम देख रहे हैं कि इतनी भीड़ है सड़कों के दोनों तरफ कि बहुत धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, हमारे सहयोगी विनोद मिश्र जी कह रहे थे कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, क्योंकि उससे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो या पश्चिम हो, भारत कनेक्ट होता है। इसके साथ ही साथ जो सांस्कृतिक चेतना का जो विस्तार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से चुनाव लड़ने और उसके बाद यहाँ से जीत कर इस सीट को रखने, और बड़ोदरा जो पहली बार हम जानते हैं कि जब 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े थे 2 सीट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने काशी के सांसद के तौर पर आगे बढ़ना स्वीकार किया था। तब से हमने देखा है कि सांस्कृतिक चेतना का विस्तार हम पूरे देश में देख रहे हैं, वो भी एक हम बहुत बड़ा कारण मानते हैं। तमाम समीक्षक इस बात को निश्चित तौर पर इस बात का चर्चा करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार 3वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी से नामांकन करने जा रहे हैं। और केवल चुनावी जीत के लिहाज से नहीं, बल्कि बीजेपी की रणनीति या फिर जिस विचारधारा को बीजेपी आगे बढ़ाती रही, उस लिहाज से भी आप देखें कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप नामांकन का जिक्र कर रहे थे शैलेंद्र, अभी हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे कि ये उनका पहला नामांकन होगा जब वो अपनी माताजी का आशीर्वाद नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि उनकी माताजी स्वर्गवासी हो चुकी हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ वहाँ पर भारी संख्या में माताओं बहनों की भीड़ प्रधानमंत्री के इस रोड शो में, तो प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था कि लाखों करोड़ों माताएं बहनें हैं जिनके आशीर्वाद के साथ मैं इसका नामांकन इस बार करने वाला हूं। तो भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं शैलेंद्र। जी बिल्कुल, आमतौर पर आप देखें राजनीतिक कार्यक्रमों में लालचंद, और खासतौर पर उत्तर भारत में हम देखते हैं कि महिलाओं की जो मौजूदगी है वो पुरुषों के मुकाबले उसकी नहीं रहती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में और खासतौर पर हम वाराणसी में देखते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और तमाम महिलाएं उन्हें एक बेटे के तौर पर देखती हैं। तमाम जो छात्राएं हैं वो उन्हें एक अदालत के तौर पर देखती हैं। हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने कितनी चिंता की है, सुकन्या समृद्धि जैसी योजना हो या फिर लखपति दीदी, जिसमें बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में उसका एक टारगेट रखा है कि और करोड़ों लखपति दीदी बनाना है। तो उसकी एक तस्वीर, उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाई देती है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो एक टी शर्ट पहने हुए यहाँ काशी की सड़कों पर घूम रहे हैं, इसमें मैं हूँ मोदी का परिवार। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर टारगेट हुआ था, लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था, उसके बाद जिस तरह से जो सोशल मीडिया हैंडल्स तो तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश भर में तमाम लोगों ने अपने हैंडल्स में आगे मैं हूँ मोदी का परिवार लिखा था। तो हम आज काशी की धरती पर देख रहे हैं कि तमाम हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता, आम लोग मैं हूँ मोदी परिवार की टी शर्ट पहने हुए या उस परिवार से अपने आप को जोड़ते हुए तो वो मुखर हैं, बातें कर रहे हैं और एक साथ संदेश दे रहे हैं। और यही वजह है कि काशी कह रही है हमार काशी हमार मोदी, यानी काशी को अपना मानने वाले यहाँ के काशीवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बना चुके हैं। ये उद्घोष काशी कर रही है, इस रोड शो के जरिए वो तस्वीरें भी देश और दुनिया देख रही है।
बिल्कुल, ये तस्वीरें जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और धीरे धीरे उनका काफिला जो रोड शो का अंतिम पड़ाव है वहां तक पहुंचते हुए, और लेकिन इस बीच दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लोग भारी तादाद में मौजूद हैं। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। विनोद जी, काशी और मोदी के कनेक्ट में अभी हम एक प्लाकार्ड देख रहे थे, हमार काशी हमार मोदी, जो एक लोकल डायलेक्ट है, भोजपुरी से मिलते जुलते ये डायलेक्ट है काशी के आसपास में, और शायद भोजपुरी ही है। तो ये जो हमार काशी हमार मोदी, ये वहाँ के लोगों की भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहा है। वो भी वहाँ के जो लोकल डायलेक्ट है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ उसमें ये प्रकटीकरण है। विनोद जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, लेकिन लालचंद जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे नामांकन को लेकर, तो आप ये इस बात को हम लोग को एक बार फिर से याद करने की जरूरत है। 2014-2019 में प्रधानमंत्री के नामांकन के प्रस्तावकों का जो विनोद जी हमारे साथ, विनोद जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक अविनाशी है, तो जब काशी को स्वयं भगवान शिव ने अविनाशी अनुरूप क्षेत्र कहा है, तो ये काशी का अविनाशी होने का जो मतलब है, जो आप इस बात को समझ है कि काशी कभी भी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें बताती है कि काशी के एक अपना एक स्पेसिफिक चरित्र करेक्टर रहा है। और चूंकि वो वहाँ के महाराज स्वयं भगवान शिव हैं, तो आप कह सकते हैं कि काशी का जो मूल स्वरूप अभी भारत के प्राचीन इतिहास से देखें और आज तक देखें, तो काशी की वो निरंतरता के बीच में आज प्रधानमंत्री मोदी है, और वो मोदी उस अविनाशी के पास में है जो काशी पूरे भारत के सनातन संस्कृति और उस परंपरा के मूल वाहक रहे हैं। तो शिव के नगरी में जब आप होते हैं, तो ये इसलिए मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि आप जब लोगों के साथ जुड़ते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी का, तो आपको शिवत्व का एक भाव को प्रकट करना होता है। और मोदी अपने आप में जो शिवत्व का भाव उन्होंने इस दौर में जो प्रकट किया है, चाहे आप वहाँ ये चार धाम का जो बना हुआ है, अभी आप चले जाइए उत्तराखंड के उन इलाकों में, तो वहाँ जिस तरह से संस्कृति निखर के आई है, जो हमारे शासक पुरान परंपरा रही है, वो जिस तरह से दुनिया के सामने में आई है, वो काफी उसका एक सूत्र रहा है। और किस तरह से काफी ने एक सूत्र में भारत के उन सांस्कृतिक स्थलों का, भारत के उन सांस्कृतिक विरासतों में नई पीढ़ी को जोड़ा है। तो नई पीढ़ी के जोड़ने का जो श्रेय जाता है, उसके सूत्रधार प्रधानमंत्री मोदी है, जो इस देश में काशी के एक सांसद होने के साथ, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के साथ, वो जो परंपरा आगे बढ़ी है विकास और विरासत का, वो विकास और विरासत ने एक भारत को एक नई पहचान दी है, जिसको आप एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। वो जो आप जब देख रहे हैं कि इसमें देखिए कि वो जो फोक आर्टिस्ट है, जो अलग अलग काशी की अपनी एक पहचान रही है। अभी काशी में हम लोग जब काशी में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो 400 स्कूल वहाँ पे थे। वहाँ कबीरदास जैसे भी लोग थे, रामानंद जैसे भी लोग थे, तुलसीदास जैसे भी वहाँ लोग थे, वहाँ शब्द थे, वहाँ मीराबाई आई हुई थी। तो ऐसे जो रजकन में कितने महान संत, महान विभूति, रविदास की आप कहें तो संत रविदास का उसी काशी का सब कुछ ये था, ध्यान से लेके उनके रविदास की वो पूरी की पूरी जो परंपरा है, उसका मूल सूत्र काशी है। तो ये इतने विभूतियों को संजोए हुए ये काशी किस तरह से इस देश का एक गौरव, एक देश के गौरव के साथ साथ सांस्कृतिक सूत्र का आधार, और उसमें जो सांसद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ बनते हैं, तो आप आज देखिए कि वो पुरानी पीढ़ी को छोड़िए, नई पीढ़ी के लोगों में भी काशी के लिए आकर्षण होता है, उस मॉडल को देखने के लिए आकर्षण होता है। और इसके सूत्र में जब आप देखते हैं, तो काशी का वो विकास के साथ विरासत भी है। आगे आप हम लोग कोई सवाल पूछें, उससे पहले तो आप 2014 और 2019 का कुछ वाकया शेयर। बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा हूँ। 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री का जब नामांकन करने गए थे, तो उस समय हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है उनके प्रस्तावक कौन कौन थे। और इस बात को लेकर इस बार भी बहुत चर्चा हो रही है कि 2024 में जब प्रधानमंत्री कल नामांकन करने जाएंगे, तो उनके प्रस्तावक कौन कौन होंगे, क्योंकि सर्व समाज को साथ लेकर और काशी का सर्व समाज के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक प्रस्तावक के तरीके से उनका समर्थन मिले, ये भी एक सोच कहा जाए वो रह सकती है। और अभी हमने तस्वीरों में भी देखा कि तस्वीरों में कि जब उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के चौधरी भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो भी मौजूद है। तो प्रधानमंत्री की एक तरफ सरकार मौजूद है, एक तरफ संगठन मौजूद है, मतलब योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, सरकार, संगठन और प्रधानमंत्री। तो अपने आप में किस तरीके से एक सोच समझ के समाज के प्रतिनिधित्व को ध्यान रखते हुए कल कौन प्रस्तावक होंगे, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। मुझे लगता है कि इस सवाल के साथ शैलेंद्र और विनोद जी के पास जाने की जरूरत है। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 11:40 का समय बताया जा रहा है जब नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री?
देखिए, निश्चित तौर पर कल 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने जा रहे हैं और एनडीए के तमाम नेता, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद होंगे और वो एक तस्वीर होगी जब 2014 से 2019 और फिर 2024 आते आते एनडीए का कुनबा कितना बड़ा। और आपने कहा कि सरकार मौजूद है, संगठन मौजूद है, यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और जनता भी है यहाँ पर। तो ये एक तरह से आप देखिए कि तस्वीरें ये दिखाती हैं। जो कहा जा रहा है कि प्रस्तावकों में जिस बात की चर्चा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त देने वाले पंडित शास्त्री वो प्रस्तावक हो सकते हैं, इस बात की बहुत चर्चा है। हमने देखा था कि 2014 में पंडित पुन्नूलाल मिश्र को प्रस्तावक बनाया गया था। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग समाज से आने वाले लोगों को प्रस्तावक बनाया गया। तो हर बार किस तरह से काशी के लोगों को जोड़ा जाए, किस तरह से यहाँ से संदेश दिया जाए, सभी को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ना चाहते हैं। और काशी से जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो काशी की चिंता है, ये इसी वजह से हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर हमने देखा है कि प्रस्तावकों में नाम समय समय पर ऐसे वर्ग से जुड़े लोगों को आता रहा। तो हम देखेंगे कल जो चर्चा है कि कुछ ऐसे नाम सामने आएंगे जिसको लेकर बहुत चर्चा होती रहेगी लंबे समय में कि आखिर उनका नाम प्रस्तावकों के लिए क्यों चुना गया। जो पहला सबसे चर्चित नाम मीडिया में है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त देने वाले पंडित शास्त्री का है। तो निश्चित तौर पर कल ये बहुत साफ होगी स्थिति कि कौन से वो प्रमुख प्रस्तावक होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान प्रस्तावक के तौर पर वहाँ पर है। आर्यन, जैसा कि हम देख रहे हैं अब जबकि शाम हो रही है तो काशी की एक रंग बिरंगी जो छटा है, दिवाली सी छटा, हाँ, शाम की जो छटा है वो अब हमें नजर आने लगी है। और साथ में डमरू भारी संख्या में नजर आए। काशी और डमरू पर जब लोग ताल दे करके और उसके बाद जब बम बम भोले करते हैं तो वो ये देखिए डमरू किस तरह से लोग वहाँ पर, और काफ़ी बड़े बड़े डमरू लग रहे हैं जो कि लोग वहाँ पर बजा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, काशी को यही सब चीज़ें, यही सब दृश्य जो है वो एक अद्भुत स्वरूप प्रदान करती हैं, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी बिल्कुल मुखर होकर के सामने आ रही हैं। जी, मैं पहले एक सवाल का जवाब दूं जो अभी आप सैलम जी से पूछा था, मैं थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा जी कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री के जो जब भी नॉमिनेशन के लिए पहुंचते हैं, चाहे 2014 या 19 का हो और आप 2024 का हो, तो हम अगर पिछला तबक्का देखते हैं अपने रिसर्च में तो 2014 में मोदी जी के प्रस्तावकों में गिरधर मालवीय जी रहे थे जो मालवीय जी के परिवार से होते थे। साथ गायक छन्नूलाल मिश्र थे और वीरभद्र विशाल जी थे, अशोक कुमार भी थे। और 2019 में आप देखिए तो पहली बार डोम राजा वहाँ के जो काशी के डोम राजा कहा जाता है, डोम राजा जगदीश चौधरी मोदी जी के प्रस्तावक थे। प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला और रमाशंकर पटेल के साथ में समाज के उस सारे वर्गों के लोग थे मोदी जी के प्रस्तावक जो काशी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार जब हम उन्हें देखते हैं तो उसी तरह से आप देखिए कि नामों में जिस बात की अभी चर्चा है, जो तरह कह रहे थे आचार्य विपरेश्वर शास्त्री के साथ साथ सोमा घोष चूड़ामणि है, माझी समाज के प्रस्तावक में से भी समाज के भी एक है, महिला से भी एक प्रस्तावक की संभावना है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो सबकी काशी है उसको कैसे सबका विश्वास, सबका साथ में समाज के हर वर्ग के लोग उनके प्रस्तावक के रूप में होते हैं। वो कोई बड़े वीआईपी नहीं होते हैं, वो एक गांव का समय में एक बहुत कल्चरल कोई वहाँ पे जो शास्त्रीय में एक धारा में सबसे जो विद्वान होते हैं, जो आज ज्योतिष में आप जो नरेंद्र जी जिनका नाम ले रहे थे वो महान पंडित रहे हैं दक्षिण भारत के, वो पंडित रहे हैं जिनका मूल अपनी काशी बन गया है। तो वो ऐसे लोग हैं तो उनके साथ और समाज के लोग भी उनके मूल प्रस्तावक में होते हैं। तो ये एक समाज के साथ में सहजता और एक स्वाभाविकता जो लगाव है पीएम मोदी का, वो इस बात को रेखांकित करता है। जब आप एक प्रस्तावक के रूप में पीएम मोदी का तो नामों को आप चेहरों को आप देखते हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में लगातार लाजवाब दिखा रहे हैं। कुछ दर्शक जो भी जुड़े हैं तो हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो चल रहा है। करीब 5 बजे ये रोड शो बनारस में शुरू हुआ, बीएचयू के मेन गेट से, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा है उसको पुष्प अर्पित किया, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके योगदान को नमन किया और वहां से प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ लगातार इस विशेष वाहन पर उनके साथ मौजूद है। और जब से 5 बजे से लेकर लगभग 6:45 का वक्त होने जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं जहां कहीं से भी प्रधानमंत्री का ये रोड शो काफिला गुजर रहा है। हजारों की संख्या में हर पॉइंट पर लोग मौजूद हैं और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ लाख लोग मौजूद होंगे प्रधानमंत्री के रोड शो में। और पूरे रोड शो के दरमियान करीब 100 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मंच बनाए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों ने वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत का कार्यक्रम रखा है। उत्तर प्रदेश हो या फिर काशी हो या फिर देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तरीके से प्रदर्शित करने के लिए भी देश की संस्कृति को दिखाते हुए वो मंच भी रखे गए हैं। और काशी की पहचान को दिखाने के लिहाज से भी विशेष प्रकार से लोग शिव के स्वरूप में मौजूद है, तो वो डमरू वालों का एक पूरा ग्रुप मौजूद है, लोग त्रिशूल लेके मौजूद है। तो अपने आप में ये विहंगम दृश्य बड़ी संख्या में लगातार हम 5 बजे से देख रहे हैं जब से ये रोड शो शुरू हुआ। बिल्कुल, मैं एक बात का और ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। कहा जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थानीय चीज़ें होती हैं
जो आपको एक नज़र में ये एहसास करा देती है कि ये कहाँ की तस्वीरें हैं। मैं प्रधानमंत्री ने जो वस्त्र धारण किया है इस समय, उसमें एक वस्त्र है अंगोछा, जिसको लोकल लैंग्वेज में गमछा भी कहते हैं, है ना। तो वो आप देखें तो बिल्कुल देखने के बाद लगता है कि हाँ, ये उसी इलाके का गमछा है, अंगोछा है, जो कि वो लाल रंग का लगवा। लालचंद जी, आपने चूंकि गमछा का जिक्र किया, तो जब प्रधानमंत्री ने रोड शो शुरू किया तो उस वक्त उनके गले में गमछा नहीं था। रोड शो के दरमियान किसी ने प्रेम पूर्ण तरीके से उनको ये भेंट किया, उसके बाद से उन्होंने उसको धारण किया, गले में उनके मौजूद है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये बीच बीच में जो संगीत मंडली है, जो कि धार्मिक संगीत को लेकर के वहाँ पर जगह जगह पर उनका आयोजन किया गया है, ये भी बनारस की जो गलियाँ हैं, बनारस की जो सड़कें हैं, जो लोग बनारस गए हैं, मैं बनारस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाराणसी बोलने में जिसे कहते हैं कि वो फ्लेवर उतना नहीं आता जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं जी। तो वो फ्लेवर आता है जब आप बनारस को घूमें, बनारस को देखें, तो वही चीज़ आपको अभी अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि बनारस में भी ये शाम आ चुकी है, तो इसकी बनारस की एक अलग छटा शाम में हमें दिखाई पड़ती है। हालांकि ये रोड शो है, लेकिन शाम में एक अलग छटा गंगा के किनारे दिखाई पड़ती है। शैलेंद्र, तो शैलेंद्र लालचंद जी की बात में ये जोड़ दूं कि कल की एक नई सुबह से पहले आज की शाम की जो छटा है, उसके जरा मायने क्या है राजनीतिक रूप से, जरा उसको भी अपने जवाब में जोड़िएगा शैलेंद्र। जी देखिए, आर्येंद्र और लालचंद, बनारस की शाम तो देश और दुनिया में मशहूर है ही। जिस तरह से हम घाटों पर देखते हैं कि धार्मिक पर्यटन के लिए या फिर काशी आने वाले पर्यटक वो बड़ी संख्या में घाटों पर मौजूद रहते हैं, और उस घाटों को संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद चुने जाने के बाद 2014 में हमने देखा, जब वाराणसी से स्वच्छता अभियान में खुद फावड़ा चलाकर प्रधानमंत्री ने उसको विस्तार दिया था। लेकिन अब बनारस की सुबह भी बचानी जाती है। सुबह बनारस की जो शुरुआत हुई है, आप अस्सी घाट पर तमाम लोग हम देखते हैं कि सुबह सुबह वहाँ पहुँचते हैं, योग होता है, संगीत होता है। तो बनारस की संस्कृति की झलक सुबह भी आप बनारस में देख सकते हैं, और शाम की तरह सुबह भी बनारस की बहुत देश और दुनिया में मशहूर हो चुकी है। जहाँ तक राजनीतिक मायने की बात है, तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित होती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड इमेज दुनिया में बनी है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता में इजाफा होता रहा है। उसकी बड़ी वजह है कि भरोसा जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लगातार बढ़ा है, और तमाम वो काम जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं वो दिखाई देता है। न केवल काशी बल्कि देश भर में हम देखते हैं कि उसकी झलक दिखाई देती है, किस तरह से हम विकास के तमाम पायदानों पर आगे बढ़े। लेकिन काशी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद है, तो उसके हम बड़े स्वरूप में देखते हैं कि कैसे काशी को उसके पल्लवी से आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया जा रहा है, उसकी विरासत को संजोने के लिहाज से किया जा रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था लालचंद्र, तब ये कहा जा रहा था कि इसका बहुत असर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर भारत की सीटों पर पड़ सकता है। और अब से हमने देखा कि 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब तक के राजनीतिक इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें, 71 सीटें अपना दल जो उसके सहयोगी है उसके साथ जीती थी। 71 सीटें बीजेपी ने खुद, और 2 अपना दल ने जो उसको सहयोगी के तौर पर मिली थी। इस बार हम जानते हैं कि बीजेपी ने 3 और नए सहयोगी जोड़े हैं उसके बाद से 2019 और 2024, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की भाजपा है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है, पश्चिम में हम देखते हैं कि जयंत चौधरी है आरएलडी के। तो कुल मिलाकर बीजेपी ये कह रही है कि वो 80 की 80 सीटें जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव मैदान में है। तो ये कॉन्फिडेंस दिखता है कि बीजेपी एक सीट पर मेहनत कर रही है, और न केवल इस बार काशी से जो संदेश जा रहा है उसमें उत्तर भारत से सीटें बढ़िया आएंगी, ये बीजेपी को उम्मीद है, उसका भरोसा है। बल्कि दक्षिण भारत में भी जहां पर चुनाव हो चुके हैं, हम जानते हैं तमिलनाडु की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि न केवल खाता खुलेगा बल्कि उससे ऊपर एक तरह से संख्या वहां पर होगी। केरल में भी हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता वहां से चुनाव लड़े, जिन सीटों पर मतदान हो चुका है। तो दरअसल बीजेपी पूरे देश में इस तरह से आगे बढ़े, उसकी पूरी कार्य योजना के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। उत्तर पूर्व में तो हम देख ही रहे हैं कि बीजेपी आज अधिकांश राज्यों में सत्ता में है। बीजेपी का शानदार प्रदर्शन 2019 के चुनाव में देखने को मिला था, तो वो एक राजनीतिक मायने भी है। और काशी तमिल संगमम की अक्सर चर्चा होती है जब बीजेपी के विस्तार की बात तमिलनाडु में की जाती है, तो निश्चित तौर पर उस दृष्टि से हम काशी को देख रहे हैं, राजनीतिक समीक्षक देख रहे हैं। बिल्कुल, जो बात शैलेंद्र कह रहे हैं, विनोद जी आपके जरिए उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। बीच में जैसे कि हम कहते हैं ना कि मीडिया में हम कई तरह की चर्चा करते हैं, बीच में एक बार चर्चा आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना क्षेत्र पुरी को बना सकते हैं, फिर चर्चा आई कि कन्याकुमारी को भी अपना क्षेत्र बना सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो काशी के साथ लगता है अपना एक एकदम स्थायी संबंध जोड़ लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल काशी में ही रहे, और उन्होंने ये संदेश दिया कि जो हमने प्लाकार्ड देखा था कि हमार काशी हमार मोदी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका सवाल का जवाब देने के लिए।
कि जो काशी की बात हम करते हैं, बनारस की बात करते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि इस नगरी का हर कंकर हर तन शंकर है। और ऐसे काशी के में एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री का होना और काशी की पहचान को कायम रखना, ये कितनी बड़ी चुनौती थी आप हम अंदाजा कर सकते हैं। और आज जब आप ये काशी को, भव्य काशी को देखते हैं, कि दिव्य काशी को देखते हैं, तो उसमें काशी की जो एक आध्यात्मिक पहचान है, वो पहचान बनाने की, रखने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें वो काशी के हर कंकर हर तन शंकर जो है वो साफ साफ दिखाई दे। तो आप ये देखिए कि करोड़ों के जो लागत से वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना, जिसका नाम रुद्राक्ष है, और पूरा भवन जो आप देखिएगा तो शिवलिंग के आकार का है, जो आपको एक संपूर्ण काशी का दर्शन कराता है। जब आप काशी के सड़कों पे जाइए तो आप वहाँ पे मार्गों से गुजरते हुए जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट भी आपको त्रिशूल और डमरू के आकार के मिलेंगे। तो इस तरह से आप वाराणसी के जंक्शन में आप जाइए तो वहाँ एक गरुड़िया तक जाइए, वहाँ हर जगह पे आपको एक काशी की एक पूरी प्राचीन पहचान जो है वो सामने दिखाई देगी। मतलब हर जगह आपको बाबा काशी विश्वनाथ का एक दर्शन मिलेगा। तो ये जो अभूतपूर्व काशी का निर्माण हुआ है, वो जो काशी को एक सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में सजोया है, संभाला है, यही बात अगर यूपी के आज दूसरे कंस्टिट्यूंसी में चले जाए तो रायबरेली में आके जब राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और वो इस बात में कहते हैं कि हमारी दादी ने ये सीट जीती थी, हमारे पिताजी, हमारे परिवार का संबंध रहा है, उनके दादा ने फिरोज खान जो फिरोज गांधी थे उन्होंने वो सीट जीती थी। तो आप एक फैमिली से, लिगेसी से जोड़ के आप एक भावनात्मक अपील जोड़ना चाहते हैं कि हम उनके वारिस है। प्रधानमंत्री मोदी काशी में किसी के वारिस होके नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ना कोई अपना एक लिगेसी के लेके जाते हैं। एक चाय वाला बन के प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे तो वही से उसकी चर्चा शुरू हुई थी। और ये एक हम्बल बैकग्राउंड का आने वाला देश का एक सांसद वहां पहुंचते हैं, एक मुख्यमंत्री गुजरात का, और काशी ने किस तरह से उनको अपनाया था और वो जो लगाव दिया था, वो जो काशी के प्रति उनके एक आस्था और विश्वास को मजबूती दी थी, तो क्या एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी कभी क्या उसको बदल सकते हैं? ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। और आज जब काशी में आप देखते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो आप इसको एक स्लोगन के रूप में, प्लेकार्ड के रूप में नहीं देखते हैं। ये लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल कनेक्ट है, जो आप इस भीड़ के रूप में शक्ल में देखते हैं। जब आप इस तरह के रोड शो में लाखों लोग सड़क पे देखते हैं, जो अपने सारा काम धाम छोड़ के घंटों इंतजार करके आज उस रोड शो का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इतिहास का वो हिस्सा होना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब पिछली बार यहाँ नॉमिनेशन करने आए हैं तो वो उसके एक स्टेक होल्डर के रूप में, एक उसके साथ में सहभागी के रूप में हम सामने आए। यही सामाजिक भागीदारी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में आप देख सकते हैं, जहां वो समाज की भूमिका बढ़ती है एक प्रधानमंत्री के साथ में, एक सांसद के साथ में, तब आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें जो है वो गहरी हुई है। और जब लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती है तो वहां से निकला हुआ नेतृत्व जननायक होता है, जो काशी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को देश में एक जननायक बनाया। बिल्कुल विनोद जी, आप बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतर आपने बात करी कि जननायक तक बनने तक की जो एक सफर है वो ऐसे ही तय नहीं होता है, उसके लिए जमीन पे उतर के काम करना पड़ता है, लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है। और शायद शुरू में आपने जिस बात का एक बार जिक्र भी किया था कि 2014 के बाद से राजनीति के हिसाब से विश्वास बहाली के जो एक दौर की शुरुआत हुई, उसने एक नई राजनीति की परिभाषा को लिखा पढ़ा और गढ़ा है। और शायद इसीलिए इस प्रकार का एक आकर्षण किसी व्यक्तित्व के लिए नजर आता है। जब वो सड़कों पे पहुंचता है, गलियों में पहुंचता है, तो लोग स्वतः उमड़ आते हैं, खुशी से पुष्प वर्षा करते हैं, परिवार के साथ में उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और अपने आप में एक झलक को कैमरे में कैद कर लेने की उनकी उत्सुकता भी नजर आती है। यही वो एक चीजें हैं जो पर्सनल तरीके से लोगों को कनेक्ट करती हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। 2014 के लिहाज से बात की जाए लालचंद, तो 56% वोट शेयर था प्रधानमंत्री मोदी का, जो वोट पड़े थे। 2019 में ये बढ़कर 64% हो गया था। 2024 के लिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आंकड़ा कहां तक जाता है, क्योंकि ये जो संख्या यहाँ पर इस वक्त सड़कों पे मौजूद है, ये प्यार, स्नेह और अपने आप में समर्पण दिखाता है, बहुत कुछ कहता है। मैं अगर इसमें अंकगणित का फॉर्मूला लगा दूं जी, तो 56 और 8 64 और 64 8 72 है ना। अगर ये भी हो सकता है कि 72% का वोट हो, और इसलिए भी क्योंकि जैसा कि हम जानते आ गए थे कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से रिश्ता जुड़ा जी, तो उसके बाद साल 2019 में और साल 2024 में उन्होंने ना, तो जैसे मैंने कहा कि चर्चा हुई कि पुरी से लड़ सकते हैं, कन्याकुमारी से लड़ सकते हैं, 2 सीट से लड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हुई ना। उन्होंने किसी दूसरी सीट को चुना, ना काशी को छोड़कर वो कहीं गए, क्योंकि भरोसे का ऐसा बंधन बन गया। शैलेंद्र, भरोसे का वो बंधन जो बना साल 2014 में। इससे पहले शैलेंद्र अपनी बात रखें सर, हाँ। तस्वीरों में देखिए मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में मौजूदगी भी साफ दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, उत्साह देखिए लोगों का, उत्साह शायद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की उस
बात को चरितार्थ करता है और कितना उत्साह है प्रधानमंत्री की काफिला पहुंचने वाला है, उससे पहले हर वर्ग समुदाय में एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र, इस तरह से जो लोग जुड़ते जा रहे हैं जी। तभी मैंने वो अंकगणित का फॉर्मूला लगा दिया था। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 2014 के बाद भरोसा लगातार मजबूत ही होता जा रहा है और उसी का प्रकटीकरण आज वाराणसी की सड़कों पर। लालचंद्र, राजनीति में अंकगणित से ज्यादा केमिस्ट्री मैटर करती है, केमिस्ट्री देखनी पड़ती है और हम जानते हैं कि काफी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जुड़ाव है, बहुत मैच्योर जवाब दे रहे हैं शैलेंद्र। काफी की जो जनता का जो जुड़ाव है, केमिस्ट्री बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा ही हुआ है। आप कह रहे थे कि 8% मत 2014 से 2019 में ज्यादा मिले और अगर वो 8% ज्यादा मिलते हैं तो 72% मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाएंगे। आप उस लिहाज से देखें, एनडीए और बीजेपी को मिलने वाले मत भी उस मुकाबले तो नहीं बढ़े, लेकिन उसकी आधी संख्या अगर आप 4% तक मोटा मोटा मान लें तो 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़े थे। तो काफी इसका एक उदाहरण भी है कि प्रधानमंत्री को जितने ज्यादा मत मिलते हैं तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि देश में बीजेपी और एनडीए को ज्यादा मत मिलने वाले हैं और ज्यादा मत मिलने वाले हैं। और 2014 में 282 सीट पर बीजेपी अकेले चुनाव जीती थी, वो आंकड़ा बढ़कर 303 हो गया था 2019 में। और इस बार हम जानते हैं कि 400 का एक आंकड़ा एनडीए के लिए टारगेट रखा गया है। 400 पार का नारा भी चुनाव के ऐलान से पहले बहुत हमने देखा कि चर्चा में था और लगातार इस बात की चर्चा बीजेपी के नेता इन दिनों कर रहे हैं कि बीजेपी ने 2019 का टारगेट है 300 से ज्यादा सीटों का, उससे ज्यादा 370 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। क्योंकि 370 बीजेपी ने हटाने का काम किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने का काम किया है और इसीलिए हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा बढ़ाने का टारगेट बूथ अध्यक्षों को दिया गया है, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि दी जा सके। तो आप देखिए बीजेपी किस स्तर पर प्लानिंग करती है और किस स्तर पर अपने जो संस्थापक नेताओं की को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है। जहां पर हम कहते थे तमाम जो बीजेपी के जो नेता है वो नारा लगाते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आगे की एक लाइन बहुत चर्चित है, लालचंद्र आप जानते हैं कि वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। तो इस तरह के नारे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाते हैं, स्लोगन की अपनी बड़ी राजनीति होती है। हम जानते हैं कि बीजेपी हो या तमाम दल हो, जो नारे हैं वो बहुत काम करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में तो रोमांच लाते ही है, चुनावों में तो एक तरह से रोमांच लाते ही हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि समीकरण बदल देते हैं, कई बार नया चुनावी इतिहास लिख देते हैं। तो ये आप देखें, हमार काशी हमार मोदी, तो हो सकता है कि एक काशी में नया इतिहास चुनाव के बाद लिखा जाए और उसका सबको इंतजार होगा। राजनीतिक समीक्षा की समीक्षा करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि 2014 से 2019 में जब काशी में मत बढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले वोटों का, तो हमने देश भर में देखा था बीजेपी और एनडीए को जो मत मिले थे वो ज्यादा हो गए थे और उसका असर सीट संख्या के तौर पर दिखाई दिया था। जब पहली बार किसी राजनीतिक दल ने कांग्रेस के अलावा 300 की संख्या पार की थी, पहली बार किसी राजनीतिक दल के नेता की अगुवाई में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और बीजेपी ये कह रही है कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, ये बीजेपी दावा कर रही है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि नतीजे क्या होंगे, जनता क्या मैंडेट देगी, लेकिन बीजेपी यही कोशिश कर रही है और यही मानकर चल रही है। बिल्कुल, और बीजेपी की अपनी पूरी रणनीति है और शायद इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चलना, इतनी हिम्मत जुटाना, ये भी शायद इतने बड़े नेता के होने के बाद ही संभव है लालचंद जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ही शख्सियत है जो कहते हैं हमेशा कि बड़े लक्ष्य लेकर चलना है और उनको हासिल भी करना, अव्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ते हुए उनको जमीन पर उतार के दिखाना है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस जन समुदाय में बड़ी भागीदारी आधी आबादी की भी है। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से अगर आप वाराणसी की संसदीय सीट के आप आंकड़ों को देखें तो एक सांसद के तौर पर जिस प्रकार के काम प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं वो भी अपने आप में एक नए मॉडल को प्रस्तुत करते दिखाई पड़ते हैं। एसएचजी के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, कई प्रकार की ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार में आगे बढ़ाने की बात हो, पशुधन के विकास को लेकर महिलाओं को आगे रखकर दुग्ध उत्पादन में बनारस को आगे ले जाने की बात हो, कई डेयरियों को खोलकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना हो, या फिर कृषि से जुड़े या उसके लाइट सेक्टर्स में बाकी सामाजिक आर्थिक योजनाओं में तो सशक्तिकरण हुआ ही है, चाहे गैस कनेक्शन की बात हो, शौचालय की, आवास की बात हो। आपको लगता है कि जब देश में किसी बड़ी सामाजिक आर्थिक योजना को लागू करना और जमीन को उतारने की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो काशी के इस मॉडल के साथ एक वो नजीर भी प्रस्तुत करते हैं कि साहब ऐसे उतार सकते हो, ऐसे विकास को एक आधार बना सकते हैं, जो कि काशी ने करके दिखाया है। विनोद जी, विनोद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं आपके ही सवाल का जवाब देने का। जी, जो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, मैं उसी से जुड़े हुई बात कर रहे थे। जो आप महिलाओं को देख रहे हैं इस कतार में,
और प्रधानमंत्री किसी रोड शो का स्वागत करने के लिए खड़ी है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि इस देश में इतने साल क्यों लगे कि महिलाओं को एक मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिशें, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हुई थी, लेकिन वो कोशिशें दिखी नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जितने भी फ्लैगशिप स्कीम है उसके में जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं, उनको सामने में रखा है। चाहे आप उज्ज्वला स्कीम की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे, जनधन स्कीम की बात कर रहे थे, उसमें घर की महिला जो है वही हेड होती है। आप अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी घर बने हुए हैं, घर की मुखिया जो है वो महिला है, जिनका नाम से वो घर बना हुआ है। और अगर आप जितने स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय देखें जो यूपी में इज्जत घर जिसको बोलते हैं, वो महिलाओं को के लिए समर्पित है। तो इस तरह की आप जितनी योजनाएं देखिए, जनधन स्कीम देखिए जिसमें महिलाओं को और आम गरीब महिलाओं को, बैंक का नाम उन्होंने सुना था, बैंक का दरवाजा नहीं देखा, ऐसे 40 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने बैंक के लिए एक वहां पे एक रास्ता दिया है, बैंक का ऑफिस और बैंक का दरवाजा नोक करने के लिए उनके पास कार्ड दिया है, बैंक से लोन लेने के लिए उनके पास में वो खाता दिया है। तो आप ये देखिए कि छोटे मोटे काम करने के लिए जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह, आप लखपति दीदी की बात करते हैं, वो हजारों लखपति दीदी आपको बनारस में इस तरह से मिल जाएंगे जो हस्तकरघा और हैंडलूम्स के उद्योगों का जिस तरह से वहां पर हवा मिला है, जिस तरह से वहां टूरिस्ट का आना शुरू हुआ है, यात्रियों का बड़ा एक हुजूम बनारस में आया है। तो कई छोटे मोटे उद्योग है जिसका हस्तकरघा उद्योग से, हस्तकला उद्योग से महिलाएं रिप्रेजेंट करती थी, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिला है, उनको रोजगार मिला है, उनको स्वरोजगार मिला है। तो इस तरह से एक पूरा चेन है जो समाज के हर वर्ग का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कहते हैं, उस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए मुख्य धारा में आने का मिला है। और जब रोड शो में आप भागीदारी की देखते के लिए बात करते हैं तो पुरुषों के साथ साथ वो महिलाएं भी अपनी भूमिका देते हुए वहां दिख रही है। तो ये एक सबसे बड़ा अभिवादन है। उसके साथ में आप बात कर रहे थे तो थोड़ी सी मैं इसे अलग हट के बात करूं तो ये आपको समझना पड़ेगा आर्यन जी कि जब हम भारत की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारत एक जीवंत परंपरा का देश है। जीवंत परंपरा हम इसलिए कहते हैं कि भारत की जो शाश्वत परंपरा है, भारत के जो शाश्वत साक्षी उनकी रिवायत है, रिवाज है, उसको भारत अभी भी वो हजारों साल की परंपरा को जीते हुए यहाँ के लोग हैं। और बनारस में जब आप जाते हैं तो वो परंपरा साफ साफ आपको दिखाई देती है। खासकर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी अपने जीवन में अपनी आस्था और परंपरा को लेकर कभी नहीं छिपाया। कोई सेकुलर बनने के उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी आस्था को नहीं ढका। जब भी बात कही तो अपनी आस्था को सामने में, अपनी परंपरा को सामने में लिखा। इसलिए कहते हैं ना कि मोदी टेस्टेड है। मोदी बाएं दाएं बात नहीं करता, अपनी आस्था और अपनी परंपरा के साथ दूसरों की आस्था का भी सम्मान करता है, दूसरों के भी आस्था को विकसित होने का मौका और सुअवसर देता है। तो साथ साथ अपनी आस्था के प्रति जो एक हीन भावना देश में विकसित हुई थी, उस हीन भावना को तोड़ने का श्रेय अगर इस देश में जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी का है। जो कोई भी आज अपनी संस्कृति के लिए गौरव कर सकता है, अपनी सांस्कृतिक तीर्थ स्थलों के लिए गौरव गान गा सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी है, जिसने एक जीवंत भारत में, जीवंत परंपरा वाला देश में उस आस्था को एक बार फिर से इन सांस्कृतिक केंद्रों को उद्धार करके सामने में लाया है। बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से यही संदेश वो निकल करके आ रहा है। और शैलेंद्र, मैं आपसे एक बात और जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि बाबा विश्वनाथ यानी भगवान शंकर का एक और मामले में प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं। जब कभी भी किसी भी तरह से कोई अपशब्द, किसी तरह का इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रधानमंत्री भगवान शिव से प्रेरणा लेकर कहते हैं कि हम प्रधान सेवक के तौर पर सेवा करते रहेंगे। और इस तरह की जितनी भी बातें होंगी तो भगवान शंकर ने जिस तरह से विष को धारण कर लिया था, उस तरह से हम अपने कंठ में ही उसको धारण कर लेंगे, उसको अंदर नहीं जाने देंगे और सेवा में लगातार अनवरत लगे रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा विश्वनाथ जिस तरह से उनका वो उदाहरण लेते हैं, ये भी उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम करते हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल लालचंद्र, हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्त हैं और आज जब शिव की नगरी में हैं सब कहते हैं कि बम बम बोल रहा है काशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के राजनीतिक इतिहास के शायद ऐसे इकलौते नेता हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि जिनके खिलाफ तमाम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल 2014 या उसके पहले से होता रहा और उसका एक जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बाद में दिया या फिर कई बार उन्होंने संकेतों में कहा कि जनता जवाब देगी। और हमने पहले गुजरात के विधानसभा चुनाव में देखा और 2014 से हम देख रहे हैं देश की जनता उसका जवाब देती है। तो वो एक तरफ से दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने एक तरफ से
एक दृढ़ निश्चय के साथ कुछ लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा गया था, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह से उस वक्त मणिशंकर अय्यर, जो कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता, यूपीए सरकार में मंत्री रहे थे, तमाम पदों पर कांग्रेस में रहे, उन्होंने ये कहा कि वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, चाय बेचना चाहे तो जरूर स्टॉल लगा दिया जाएगा। उस बयान के बाद जिस तरह से देश की जनता ने एक तरह से जवाब दिया, तो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितना प्रेम देश के लोगों में है। चाहे उनके खिलाफ जो बयान मौत का सौदागर जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात के चुनाव में कहा था उन्हें, उसके बाद हमने देखा था कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आए थे, या फिर नीच शब्द का इस्तेमाल उनके बारे में किया गया। इस तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में समय समय पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस तरह से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया, वो दिखाता है कि वो कितने दृढ़ निश्चयी है। वो जानते हैं कि देश की जनता इन आरोपों का, इस तरह की आपत्तिजनक बयानों का जवाब देगी, और हमने देखा कि समय समय पर देश की जनता ने जवाब भी दिया। 2019 में राहुल गांधी ने बहुत कैंपेन चलाने की कोशिश की थी, जिसमें राफेल को लेकर और तमाम बातें कही गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए गए थे और उसका किस तरह से जवाब मिला था हम सब जानते हैं। आज विपक्ष में कोई चर्चा भी नहीं करता उन मुद्दों की। ये वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो ये दिखाता है कि एक भक्त के तौर पर वो किस तरह से तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, और वो जानते हैं कि देश की जनता उसका जवाब देगी। तो निश्चित तौर पर आज काशी नगरी में है, शिव की नगरी में है, और यहाँ जो तस्वीरें वो दिखाती है कि वो अपने सांसद को कितनी नजदीक से देखना चाहती है। हमार काशी के साथ हमार मोदी का नारा लगा रही है। बिल्कुल, और हमार काशी हमार मोदी का नारा आज लगातार लाजमी दिखाई पड़ रहा है। और ये तस्वीरें हम जब से लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले भी तस्वीरें तैयारियों की आई थी, तब भी हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से लोग बड़ी संख्या में उमड़े हुए। उस वक्त तो धूप बहुत तेज थी, अब तो खैर शाम ढल गई है, थोड़ा मौसम साथ दे रहा, बावजूद उसके लोगों की हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही थी। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी लगातार बने हुए। विनोद जी, क्योंकि एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, ये सवाल मैंने 1-2 बार पहले भी आपसे किया, लेकिन आज काशी में रोड शो हो रहा है तो ये सवाल फिर मेरे मन में है, प्रधानमंत्री का जनता से संवाद की जो शैली है उसमें अलग अलग प्रकार के कनेक्ट करने के उनके तरीके हैं। सुबह से अगर देखा जाए तो उन्होंने कई टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दिए, उसके बाद में आज उन्होंने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। लेकिन रोड शो की बात की जाए, क्योंकि आप यहाँ पे शब्दों के साथ संवाद नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने मनोभाव को दर्शाकर लोगों से कनेक्ट करते हैं। ये जो कनेक्ट है रोड शो के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के बीच में से होकर गुजरना, उनके साथ में सीधे एक तरीके से कनेक्ट करना, ये कैसे अलग है उस परंपरागत तरीके से जो रैलियों के माध्यम से प्रचार होता है, रोड शो के माध्यम से प्रचार होता है, कैसे ये असरदार होता है? विनोद जी। बढ़िया। और अरविंद, मैं जब इसके साथ साथ जब आप बता रहे थे तो मैं उसके साथ ये जोड़ना चाहूंगा कि वो एनर्जी लेवल भी आप देखिए कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो में शामिल हुए हैं, उससे पहले बिहार के 3 दौरे करके 3 रैलियां, बड़ी रैलियां करके प्राइम मिनिस्टर मोदी बनारस पहुंचे हैं और उसके बाद इस रोड शो में पहुंचे हैं, रोड शो के साथ में है। कल भी आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल की 4 रैलियां, जो अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पटना पहुंचे थे, और पटना में वो भव्य रोड शो का आयोजन हुआ था जिसके वो साक्ष्य बने थे। तो ये चीज जो एनर्जी लेवल आप देखते हैं, यही एक जनता के साथ भी जब आप रोड शो में लगाव देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो नहीं करते हैं, ये 2014-2019 में हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में उन लोगों के साथ में एक तरह से वो अपना एक संवाद स्थापित करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि वो दिल से की भाषा है, और वो दिल से संवाद की वो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अभिवादन करते हैं और किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका अभिवादन लेते हैं। तो ये चीज जब आप देखते हैं तो ऐसा रोड शो आपने, भव्य रोड शो आपने कन्याकुमारी में भी देखी होगी, ऐसा भव्य रोड शो आपने केरल में भी देखा होगा, ऐसा ही रोड शो आपने गुजरात में भी देखा होगा, सदरों में, एमपी में देखा होगा, बिहार में अभी आपने देखा। तो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में वहां के लोग नहीं आते हैं। तो ये जो लोगों की जो ललक होती है, जो सीधे प्रधानमंत्री को साक्षात्कार करना चाहता है, प्रधानमंत्री के सीधे प्रधानमंत्री के सामने होना चाहता है, तो वो उनकी मुराद उस रोड शो में पूरी होती है। पब्लिक रैली में, बड़ी रैलियों में लोग अक्सर ये लगता है कि प्रधानमंत्री को सुन के चले जाते हैं, तो वो लेकिन मोदी उनके सामने में है तो वो रोड शो में उनको सामने में दिखता है। ये मोदी का व्यक्तित्व है, ये पीएम मोदी का व्यक्तित्व है, ये मोदी का आकर्षण है कि लोग उनको करीब से दिखना चाहता है, लोग उनके करीबी का एक एहसास पाना चाहता है। और इस एहसास के लिए जब आप घंटों इंतजार करते हुए लोगों को देखते हैं, तब कहा जा सकता है कि मोदी डेफिनेटली इस देश के करोड़ों लोगों का दिल जीता है, विश्वास जीता है, भरोसा जीता है। इसलिए पीएम मोदी जननायक है, पीएम मोदी एक देश के कुशल नेतृत्व करता है,
जो भी एक देश का एक सौभाग्य है कि वर्षों बाद आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद देश को एक पहचान मिली है, राष्ट्रीय पहचान का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, तो वो पीएम मोदी से मिला है। देश एक मजबूत और सशक्त एक सरकार लेके आई है। जो कोalition का दौर था वो भी आपने 30-35 साल देखा है, तो उस दौर को हटने के बाद, वो काले बादल छटने के बाद एक मजबूत सरकार लोगों ने देखा है, मजबूत सरकार के फैसले देखे हैं, जो शायद अभी कह रहे थे आर्टिकल 370 का हटना हो या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या ऐसे जीएसटी ऐसे बड़े फैसले हो। इस देश में वो चमत्कार देखा है जो कई बड़े फैसले आजादी के बाद होनी थी, वो फैसले सरकारें नहीं ले पाई थी, चाहे उसकी जो भी नीति व्यवस्था हो, चाहे वोट बैंक की राजनीति हो या फिर वो कोalition की मजबूरी हो। यह देश में पहली बार देखा है कि एक मजबूत सरकार और कुशल शासक, कुशल नेतृत्व का देश को कितना फायदा मिलता है। तब वो उसके सामने में जहाँ रोड शो में भीड़ देखते हैं तो वो एक्नॉलेजमेंट होता है, वो एक आत्मस्वीकृति होती है कि लोगों को एहसास होता है कि 10 साल के एक मजबूत सरकार ने, एक अस्थायी सरकार ने किस तरह से चेंज लाया है देश में, जो विकसित भारत संकल्प की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए दिखता है। जी लालचंद जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप भी लगातार इस सब राजनीतिक गहमा गहमी को बड़ा करीब से समझते हैं और हम लोग लगातार व्यक्तिगत तौर पर भी कई बार राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। क्या वो काम के माध्यम से 10 साल का जमीन पे उतारा हुआ वो काम है जो विश्वास के तरीके से आज लोगों की भावनाओं के तरीके से झलक रहा है? क्या ये वो ऊर्जा है जिसको लेकर अभी चर्चा या कहा जाए राजनीति की बात भी, एक बयान भी आया था कि साहब 75 के हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 2.25 घंटे से ये व्यक्ति लगातार खड़ा हुआ सिर्फ इस रोड शो में नजर आ रहा। क्या आपको लगता है ये वो जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो और काम के माध्यम से जनता का जीता हुआ दिल, वो अपने आप में जन सैलाब की तरीके से बढ़ा है? देखिए, इसमें सब कुछ है। इसमें जो आपने कहा कि पिछले 10 सालों में काशी के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो है, निश्चित तौर पर है। इसमें काशी के साथ जो प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों के अतिरिक्त जो भी कनेक्ट बनाए हैं वो भी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक के तौर पर, देश के नेता के तौर पर और उससे ऊपर अगर कहें विश्व के नेता के तौर पर जो अपनी छवि बनाए हैं, जो अपने कार्य किए हैं, तो काशी की जनता इस चीज़ को भी ध्यान में ज़रूर रखे हुए हैं। हम जानते हैं कि वहाँ की जनता कितनी जागरूक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हम लोग जानते हैं कि वो अध्ययन का, शिक्षण का कब से एक बड़ा केंद्र रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जब वाराणसी के लोग प्रधानमंत्री से कनेक्ट करते हैं तो वो विकास कार्य तो निश्चित तौर पर हैं ही, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे तत्व हैं जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं जो आपको इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। देश को बढ़ाने के भरोसे के तौर पर भी वो कहीं बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। ऊर्जा की जो बात हम जिक्र कर रहे थे, आप उस पर कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो अगर एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर कहें तो ऊर्जा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब वो वाराणसी में होते हैं तो मुझे लगता है शायद उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो जाती है। बिल्कुल, एक इजाफा हो जाता है। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने। शैलेंद्र, यही सवाल, क्योंकि सुबह से बहुत से टेलीविजन चैनल्स का इंटरव्यू देना, 3 बिहार में बड़ी चुनावी रैली करना और हम 5 बजे सबसे देख रहे हैं, 2.25 घंटे का वक्त हो चुका है, प्रधानमंत्री की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। जब कोई व्यक्ति जनता से इस प्रकार से कनेक्ट करता है तो शायद ये सब बातें बहुत गौर हो जाती हैं, जिसकी अभी बीते दिनों हमने एक नई प्रकार की राजनीति भी होते हुए देखी है। किस तरह से शैलेंद्र आप देखते हैं इस बात को? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ऊर्जा है वो तमाम युवा नेताओं को उससे प्रेरणा मिलती है और भारतीय राजनीति में ही नहीं, सत्ता पक्ष या विपक्ष में ही नहीं, दुनिया में ही शायद इस वक्त कोई ऐसा नेता हो जो ऊर्जा के मामले में इस तरह से देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से निरंतर बिना रुके थके हुए काम करते हैं, जनता के हितों के लिए फैसला लेते हैं, शायद ही दुनिया में कोई नेता हो जो इतनी ऊर्जा के साथ चुनावी अभियान में लगातार चुनावी जनसभाएं या जनसंपर्क करता नजर आता हो। और जैसा कि हमारे सहयोगी लालचंद्र कह भी रहे थे कि जब कोई अपने संसदीय क्षेत्र आता है तो जनता के प्यार से ऊर्जा और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उनको हर वक्त इस बात की चिंता रहती है कि देश के 140 करोड़ लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, कैसे उनकी जो दुश्वारियां हैं, चुनौतियां, उसे कम किया जा सके। तो कैसे 140 करोड़ की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उस ऊर्जा से भरे हुए नजर आते हैं। ये हम देखते हैं कि उसके उस पर बहुत सारी टिप्पणियां होती है। हम जानते हैं कि बहुत ही ऐसा जीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं जिसमें हमने देखा है कि नवरात्र के दिनों में सिर्फ नींबू पानी पीते हुए वो तमाम चुनावी कार्यक्रमों में जाते हैं, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, वो निरंतर हम सब जानते हैं कि योगदान करते हैं। तो ऐसे में एक नेता के तौर पर जनता एक ऐसे नेता को देखती है जो कि अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, देश में कहीं भी जाता है, दुनिया में कहीं भी जाता है। हम जानते हैं कि विदेश दौरों के बारे में ये कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि वो रात्रि विश्राम जो उनका होता है वो फ्लाइट में होता है, एक देश से दूसरे देश में उस वक्त फ्लाइट जा रही होती है, यानी वो रात्रि विश्राम में भी समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते। तो ये एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अभी तक कोई छुट्टी नहीं ली है, हर दिन देश के लिए, देश की जनता के लिए काम किया।
और बीजेपी भी हमेशा कहती है कि इतनी निष्ठा के बावजूद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया जाता है कि वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो, लगातार प्रधानमंत्री इसके समय निकालते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि देश भर में जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रमों के जरिए वो सीधे जनता से मुखातिब भी होते रहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं और रामेंद्र सिंह हमारे साथ वहां से जुड़े हैं जो जहां जिस मंदिर के पास प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। रामेंद्र, कितनी देर में करीब ये रोड शो जो है उस मंदिर के पास पहुंचने वाली है और वहां पर उपस्थित जन समुदाय में आप किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं रामेंद्र? देखिए, मंदिर पूरी तरीके से सत्य है। प्रधानमंत्री को जहाँ थोड़ी देर में आकर आरती में भाग लेना है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जो सरकार आरती है उसमें भाग लेंगे, क्योंकि सप्तऋषि आरती समय चल रही है और यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष आकर के मंदिर प्रांगण में बैठे तो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे। यहाँ भगवान का सूर्य आलय है, जो शिवालय है बाबा विश्वनाथ का, तो पूरी तरह सजा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री आए और उनका आसन करें, नमन करें, उनको प्रणाम करें आकर के। इसके लिए पूरी तरीके से मंदिर प्रांगण तैयार है। आरती जो आपको मिल पा रही होगी, हमारे कैमरों के माध्यम से पूरी तरीके से आरती चल रही है और बड़े ढोल नगाड़ों के साथ आरती का श्रृंगार किया गया। ढोल नगाड़ों के बीच आरती धूम सुन रहा गया। तो ये भगवान शिव की नगरी है। कहते हैं कि भगवान शिव ने इसे बताया था। कहा जाता है कि कंकड़ कंकड़ मेरा संकट में रह रह रखाती हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी। ये काशी है और काशी, लेकिन काशी में बाबा जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी को बड़े माँ गंगे ने बुलाया है, तो आप एक बात मानते चलिए कि बिना बुलाए हुए काशी में कोई नहीं आता। जब बाबा विश्वनाथ और माँ गंगे चाहती है तभी काशी को जाता है। वरुणा और अस्सी के बीच में भूमि है, इसको काशी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई काशी है। तो यहाँ तभी आएगा जब वो बुलाएंगे, उससे पहले कोई यहाँ नहीं आता है। तो भगवान शिव ने उनको सुना है, उनको इसलिए सुना है कि काशी को कैसे डेवलप किया जाए, काशी को कैसे महिमामंडित किया जाए, कैसे हमारा कॉरिडोर बनेगा। कोई ना कोई लिमिट बनता है, प्रभु कभी स्वयं काम करने नहीं आते हैं। तो जो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनके कारण के सारा कॉरिडोर बना हुआ, जो कि अगर काशी आया है तो देश जान सकता है कि पुरानी और नई काशी में क्या बनता है। देखो, गोबर पड़ा रहता था, जानवर उसके बीच से चला करते थे, लोगों को बस पता कि निकलना पड़ता था, गलियां गंदी रहती थी। जब आप काशी लाओगे तो आपको लगेगा पुराने शहर आए, लेकिन नया शहर है, नई रंग बिरंगी बसावट है, नई बसावट है, नई तरीके से लोगों की सोचने का नजरिया बनता है। ये काशी है जहाँ हर गली में आपको कोई ना कोई पद्मावती मिल जाएंगे, कोई ना कोई दोस्त मिल जाएंगे, भारत सरकार के तमाम और किसान मिल जाएंगे। काशी में ऐसे किसान रहते हैं धोती पहने हुए चप्पल कटाते हुए घूम रहे होंगे। ये काशी है और काशी में एक से एक विद्वान आते हैं। अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी को सुना है तो कोई ना कोई बात नरेंद्र मोदी में रही होगी, कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के नरेंद्र मोदी को भगवान शिव ने चुना होगा काशी के लिए। तो भगवान शिव इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और उनको प्रणाम करें, नमन करें। अपने जो अनुयायी है, जो अपने श्रद्धालु हैं, उसको प्रभु शिव बहुत गंभीरता से मानते हैं, देखते हैं और उनको पूरी ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने के लिए बुला रहे हैं। बिल्कुल, और निश्चित तौर से अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का ये रोड शो बाबा विश्वनाथ के धाम पर जाकर खत्म होगा और प्रधानमंत्री वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हमने कई बार पहले भी देखा है प्रधानमंत्री की आस्था की वो तस्वीरें जब वो बाबा के धाम पहुंचते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं पूरे विधि विधान के साथ में। आज भी वो तस्वीरें रोड शो के बाद भी हमको देखने को मिलेंगी और कल वो काल भैरव के दर्शन करेंगे, फिर उनका नामांकन का कार्यक्रम भी है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, विनोद मिश्रा जी भी हैं। विनोद जी, काशी के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक चीज़ का जिक्र करना ये भी ज़रूरी है कि बहुत वर्षों तक माता अन्नपूर्णा के बिना काशी रही है और यही प्रधानमंत्री मोदी है जिनके प्रयासों से माता अन्नपूर्णा की मूर्ति न जाने कितने वर्षों के बाद में विदेशी जमीन से वापस आई और उनकी पुनर्स्थापना काशी में हुई। धन धान्य और एक तरीके से अन्न की देवी के तौर पर माता की पूजा हमेशा हुआ करती थी, लेकिन एक बड़ा कालखंड ऐसा भी रहा कि जब माता के बिना काशी अधूरी थी, लेकिन उसको पूर्णता प्रदान करने का प्रयास जो किया गया उसका भी अपने आप में एक बड़ा एक जमीन पे असर दिखाई पड़ता है। विनोद जी। जी, अरविंद, आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा कि माता अन्नपूर्णा के बिना हमारी ये चर्चा 2 घंटे की अधूरी रह जाती। तो अगर काशी की बात करें और काशी विश्वनाथ की बात करें और माता अन्नपूर्णा की बात ना करें तो शायद बेईमानी होगी और वो अधूरी कहानी होगी। तो ये बात इस देश को गौरव जरूर मिला था कि आप ये देखिए कि सैकड़ों साल पहले जो वो मंदिर से वो चोरी हुई थी या वो किस तरह से उसको उठाया गया था और मूर्ति 7 समंदर पार वो पहुंच गई थी अगलैंड के कहीं पे और उसमें उस तरह से वहाँ एक म्यूजियम में रख दिया गया था। ये प्रधानमंत्री मोदी की ये एक शख्सियत है कि पूरी दुनिया में उनकी एक पहचान बनी है कि माता अन्नपूर्णा तो लौटी और उनकी भव्यता उस काशी विश्वनाथ के साथ में मंदिर के साथ में अन्नपूर्णा के मंदिर का वो भव्यता फिर से लौटी। उसके साथ अगर आप देखें इस दौर में पिछले 10 वर्षों में ऐसे सैकड़ों महत्वपूर्ण जो मूर्तियां चोरी हुई थी अब कई मंदिरों
मंदिरों से और कई प्रमुख स्थलों से वो दोबारा उस कंट्री से वापस लाया गया है, उसे पुनर्स्थापित किया गया है। इसलिए जब हम कहते हैं कि एक बदलाव का है, ये सांस्कृतिक चेतना का एक विश्वास का ये देश बना है, तो इसके साथ में ये भी है कि हम अपनी विरासत के प्रति उतनी संजीदगी से बात करते हैं जितनी संजीदगी से हम विकास की बात करते हैं। तो ये कहने के साथ में अगर आप थोड़ा सा इसको हट के मुझे बात करने की इजाजत दें, तो एक नेतृत्व की वो जो क्षमता होती है, वो इस चीज को जब आप रोड शो में देखते हैं तो कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इस दौर में, इस राजनीति के दौर में कैसे दूसरे राजनेताओं से अलग है, तो उसकी बात करते हुए अगर हम कहें तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमारे राजनेताओं को अपने वादों का, जो वो लोगों के साथ वादे करते हैं, मैनिफेस्टो में इस तरह की गारंटियां लेके आते हैं, उसमें एक ऑनरशिप रखनी चाहिए। और ये ऑनरशिप जो है वो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से एक अंडर एस्टिमेट करना होता है कि जब आप जनता के सामने में ये वादे करते हैं, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, 5 लाख दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, बना, तो आप एक तरह से मोदी के उस व्यक्तित्व के सामने में, उस नेतृत्व क्षमता के सामने में आप एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं कि आप वोट के लिए घूस देंगे। तो ये जब आपका ऑनरशिप खत्म हो जाता है, इसलिए लोगों का विश्वास जो है वो अपने उस लीडर के लिए धीरे धीरे आप देखते हैं